नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हॉस्टल सर्विसेज में। अपना ब्रांड इमेज, भोकाल, रॉयल एंट्री, हम्म 4 गाड़ियां हम्म से पूजा खेड़कर वगैरह का केस हुआ। उसके बाद फिर पता चला कई सारे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के जो है सर्टिफिकेट भी फर्जी लगा रहे हैं। सर, फादर हैज बीन द बैकबोन, मदर हैज बीन माय ब्लड। बॉटल्स उनकी बैम्बू की होती थी। वहां पे बिल्कुल तो भी बड़ा बैम्बू कल्चर भी है पूरा। जी सर, वहां पे इवन बाहर ही लिखा हुआ था कि नो प्लास्टिक इज अलाउड। हम लोग के सारे बैग्स चेक हुए थे। हम लोगों ने एक एक प्लास्टिक के अपने सारे आर्टिकल्स सबमिट कर दिए। तो मुझे तो लगता है वहाँ की धरती में ही कुछ ऐसा है कि वो आपको प्रसन्न बना देता है। वो बाबा भोले की नगरी है और वो प्रसन्न रहते थे, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बहुत फायदेमंद था। यहाँ पे लोग जनरली इस तरह से बात करते हैं, सर मसाला ऐसा दबा बनारस के। में भी है, तो मुझे बहुत अंतर नहीं फील होता है। सर आपने तो विदाउट थिंकिंग अबाउट द रेवेन्यू स्टार्ट किया, जो आपने स्टार्ट किया एक गरीब विद्यार्थी के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता दिल्ली में जाना। जैसे कि अभी मेरा ये उद्देश्य है कि मैं सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कार्ल मार्क्स का बड़ा जो फेमस कोट है, आपको डाउट खुद पे ना हो कि भाई प्री निकलेगा कि नहीं, मेंस निकलेगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लग तो 5% देखा जाएगा बाद में। मैं नाइट आउल थी, सब आम जनता ही है हम। जब हम सीट पे नहीं है तो आम जनता है। सर उनके मतलब ही डजंट लुक लाइक ही इज एक्टिंग, लग रहा है कि वही किरदार ही है वो। वहाँ के लोग एक्चुअली चिले हैं। कहीं आप जा रहे हैं, का मर्दे स्कूटर पर भिड़ गई, कौनो बात नहीं, जावा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हमारे साथ हैं आरएफओ क्षेत्रीय वनाधिकारी प्रज्ञा द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रज्ञा द्विवेदी जी। थैंक यू सर, आने के लिए थैंक यू सो मच सर। आज हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर आप हैं। थैंक यू सो मच। और मैम का यूपीपीएससी के एसीएफ आरएफओ की 2017 वाली वैकेंसी की मैम है आरएफओ यानी कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। जी सर। ठीक है, बताइए अपने बारे में थोड़ा कि कहाँ से हैं आप, और ये इस वाली फील्ड में मतलब पीसीएस वगैरह की तैयारी, आरओ की तैयारी, यूपीपीएससी के आयोग के एग्जाम्स की तैयारी में आप कैसे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू ज्ञान सर। आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग इन दिल्ली। तो मैं तो आपकी वैसे ही फ़ैन हूँ, आपने जैसे ही बोला मैं आ गई। सर मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है जी। मेरा वाराणसी जन्मस्थली है जी। उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी किया एंड देन मैं प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चली गई। अच्छा। मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस को ही मेरा टारगेट था बिकॉज मेरे घर वाले सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। तो अच्छा। मेरा माइंडसेट ही बचपन से था कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है जी, स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज। और ये तैयारी वगैरह का फेज कब से चालू हुआ? सर 2014 से। 2014 से। और उससे पहले क्या स्कूलिंग वगैरह किस तरह से? स्कूलिंग मेरी वाराणसी से हुई है, सनबीम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर से। मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ी? इंग्लिश मीडियम थ्रू आउट रहा है मेरा सर। और ग्रेजुएशन वगैरह? सर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जूलॉजी ऑनर्स से मेरा इंग्लिश मीडियम, एमएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जूलॉजी, वो भी इंग्लिश मीडियम। अच्छा। ये जो आप जैसे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, एक्चुअली आप अभी जो है जॉब करते हुए शायद आपको 2-3 साल हो गए हैं। जी सर। जी, थोड़ा बताइए इस पोस्ट के बारे में बताइए, क्योंकि जो एसीएफ वाली पोस्ट है और चाहे आरएफओ वाली पोस्ट है या फिर इवन आजकल जैसे वन अधिकारी भी लेटेस्ट में एक भर्ती आई थी, इस पोस्ट का क्रेज काफ़ी रहता है लोगों में। आरएफओ का क्या रोल क्या होता है मतलब? सर जैसा कि हम जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही ऑनगोइंग फिनोमेना है जी। तो हम लोग एड करते हैं कि टू इंक्रीज द ट्री कवर इन द एरिया, इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, इंक्रीज द ग्रीनरी, कार्बन कैप्चर। सर बेसिकली तो ये फील्ड है हमारा। उसके एंट्रेंस के लिए यू हैव टू हैव साइंस सब्जेक्ट्स एज योर ऑप्शनल। तो ये सिर्फ साइंस वाले ही भर्ती हो सकते हैं इसमें, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एंड एसीएफ। सर 2017 में इसका सेपरेट एग्जाम होता था प्री मेंस, बट अब 2018 से इसका कंबाइंड होने लगा है। अपर पीसीएस अलोंग विद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर प्लस एसीएफ का ही एक कंबाइंड भर्ती आती है। तो सर उसका मेंस अलग होता है, प्री दोनों का कॉमन होता है। यस सर। तो अभी ये जैसे लेटेस्ट 2 सालों से तो वैकेंसी नहीं आ रही है एसीएफ आरएफओ का कोई? आप तो वहाँ डिपार्टमेंट में है वैकेंसी कि वहाँ पे कि आ क्यों नहीं रही? सर वो इंटरनली जो डिमांड जाती है उस हिसाब से आयोग भी निकालते हैं वैकेंसी। क्योंकि सर 2017 वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर 1990 में ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद सर काफ़ी लंबा गैप हो गया था। तो क्योंकि बैकलॉग को भरते भरते काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ भर्ती हुए हैं, इसलिए शायद थोड़ा पॉज दिया गया है। अच्छा जी सर। तो कितने अटेम्प्ट वगैरह में मतलब क्लियर हुआ ये लगभग? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था पीसीएस में। अच्छा। क्योंकि मैं पीसीएस मेनली फोकस नहीं कर रही थी, मेरा एम था यूपीएससी, मेनली यूपीएससी कर जी सर। बट क्योंकि वही मैंने जैसे बताया कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना था, तो मैंने सोचा कि गिव इट अ ट्राई। सर मैंने मेंस भी दिया है अपर पीसीएस का। उसी के क्रम में ही मेरा हुआ है। इनफैक्ट अभी भी आई एम आल्सो अपेयरिंग फॉर
हाँ, कई सारे एग्जाम्स। लोग जो एक्चुअली यूपीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो पीसीएस भी भरते हैं, आरओआरओ भी जी भरते सर। हैं, बीओ भी भरते हैं और एसीएफआरओ अगर वो भी हो गई तो भी आरएफओ वो भी भर सब देते मेन हैं। एम ही होता है गवर्नमेंट सर्विस पाना। किसी भी तरह से। जी सर, यूपी बिहार में तो स्पेशली सर इसका क्रेज है बहुत ज़्यादा। जो मेंस वगैरह आपने दिया जैसे अभी तक जितने बार भी हिंदी मीडियम रहता है कि इंग्लिश सर मीडियम? मेरा थ्रू आउट हमेशा इंग्लिश मीडियम रहा है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को क्या कोई ऐसा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है? हिंदी मीडियम वालों के साथ कोई पार्शलिटी हो जाती है? सर मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आज सर्विस में होती, जी। आई मीन अपर पीसीएस में सेलेक्ट होती, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। कंटेंट यूपी के लिए स्पेशली तो हिंदी मीडियम में बल्कि ज़्यादा अवेलेबल रहता है, जी, जी, जी। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पार्शियलिटी ऐसा होती है। यूपीएससी में ऐसा होता है? सर यूपीएससी में मुझे जहाँ तक लगता है हिंदी मीडियम के साथ पार्शियलिटी तो नहीं होती है एज सच, बट कंटेंट थोड़ा सा कम अवेलेबल है। अच्छा। एक और धारणा है कि ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के टीचर्स होते हैं वो एक अपनी फिलोसफर टाइप की थोड़ी इमेज बना के रखते हैं और अच्छे-अच्छे जो है डायलॉग्स वगैरह मारा करते हैं। उससे एक हिंदी मीडियम वालों का एक अलग ही क्रेज़ रहता है और इंग्लिश मीडियम वाले जो है ज़्यादातर चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी, इसलिए उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो जाता है। इसमें कुछ सच्चाई है? सर अगर मैं हिंदी मीडियम देती तो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाती, बट पता नहीं सर, इस पे मैं कमेंट तो देने के लिए सक्षम नहीं हूँ मेरे ख्याल से। मैंने लेकिन हिंदी फिर भी मीडियम। ऐसे जो है हिंदी मीडियम के जैसे बहुत पॉपुलर टीचर हैं और उनके बहुत सारे पॉपुलर कोटेशन है किसी पे डायरेक्ट नहीं वो करते हुए लगता क्या है आपको कि मतलब इस तरह का कुछ है कल्चर? सर अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आप डाइवर्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक हम्म। ये लिसनर्स पे भी ज़्यादा इसका ओनस जाता है कि इफ़ यू आर लिसनिंग टू समथिंग विच इज़ अनवांटेड यू नीड टू हम्म। पॉइंट आउट। अगर आप उसी को एंजॉय कर रहे हैं तो टीचर वही बताएगा। आपको मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई आप बिल्कुल यहाँ सर। पे तैयारी करने आए हैं बिल्कुल सर। कि किसी हीरो मतलब हीरो के फॉलोअर बनने नहीं आए हैं। बिल्कुल सर, वो ज्ञान देने के लिए नहीं है, उन्होंने क्लास के लिए आपको बुलाया, आप क्लास में अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे स्टिक रहिए। अच्छा, ये एसीएफ आरएफओ की जो है चयन प्रक्रिया के बारे में बताइए, मेंस में कितने क्या पेपर होते हैं, क्या क्या चीज़ें, मतलब थोड़ा एक डिटेल में बताइए आप पूरी सर इसमें प्रोसेस से। सर इसमें 2 ऑप्शनल होते हैं। जी। बाकी एक जीएस 1 जीएस 2 जनरल, जिसमें आपका ये आता है पॉलिटी, हिस्ट्री, हाँ, ज्योग्राफी, ये सारे जनरल जनरल स्टडीज वाला। स्टडीज, एक इंग्लिश एक हिंदी। अच्छा, और ज़्यादातर ऑप्शनल कौन से चलते हैं सर इसमें? ज़्यादातर नहीं, साइंस के ही ऑप्शनल आपको होने होते वही हैं इसमें। फॉरेस्ट्री और वो इन्वायरमेंट वगैरह? मेरा सर जूलॉजी बॉटनी था। अच्छा। यस सर। और वेटनरी साइंसेस भी होता है इसमें, फॉरेस्ट्री, तो जो आईएफएस वगैरह जियोलॉजी। लोग लेते हैं पढ़ते हैं वही वाले ऑप्शनल जी है सर, इसमें वो ऑलमोस्ट? वो ऑल इंडिया लेवल है, ये स्टेट लेवल है, बाकी पैटर्न सेम है सर। यहाँ से जैसे एसीएफ आरएफओ मिलता है, आईएफएस डायरेक्टली जो है जैसे आप लोग को आईएफएस वगैरह तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर क्योंकि 2017 काफ़ी लंबे टाइम के बाद हुआ था, तो मेरा प्रमोशन टू एसीएफ विद इन 8 इयर्स होगा, एंड आफ्टर दैट 8 इयर्स आई विल गेट इनटू आईएफएस। अच्छा, जी तो सर। लगभग 15 साल लग जाएंगे। जी सर। 14 से 15 साल। जी सर। तो डीएफओ पोस्ट पाने पीसीएस के लिए। और मतलब ये यूपीएससी में और मतलब स्टेट पीसीएस में जो भी लोग जाते हैं, आप किसी भी पोस्ट पे जाओ, अब जैसे एसडीएम भी अगर मान लो यूपी पीसीएस से बने और आप यूपीएससी से जो है आईएएस का आपको मिला, तो भी शायद उसमें 12-15 साल का डिफरेंस रहता सर ही है। मिनिमम। मिनिमम रहता है। जी सर। और लेकिन जो ये जैसे डिपार्टमेंट वाइज जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं ये रेगुलर हो जाते हैं इसमें रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में? सर डिपार्टमेंट वाइज मतलब कैसे? मतलब जो एक कुछ प्रोसेस होती होगी ना कि 4-5 साल बाद ड्यू है या ऐसा कुछ नहीं है? सर क्योंकि बैकलॉग काफ़ी टाइम बाद आया था, तो इसलिए उनको प्रमोशन जल्दी मिला। हम अच्छा, लोग का काफ़ी एक साथ एक जत्था गया है, तो इसलिए मे बी इंटरनली डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा लेट लगे। थोड़ा लेट लगेगा। मे बी। अच्छा। सर 17 का तो जल्दी ही होगा प्रमोशन। हाँ, 18-19 वालों को शायद थोड़ा डिलेड हो। तो 18-19 वालों जी को। सर, क्योंकि हम लोग के बैच में आई थिंक 140 समथिंग थे अच्छा, स्टूडेंट्स। तो ये आरएफओ और एसीएफ वाले जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं इनकी कहाँ ट्रेनिंग वगैरह होती है? सर ये ऑल इंडिया ट्रेनिंग है। हम्म। सुंदरनगर में होती है, धारवाड़ में होती है, हम्म। अंगुल में होती है। हम्म। मेरी सर हैदराबाद में हुई थी, तेलंगाना। अच्छा, कितने दिन की कोयम्बटूर। ट्रेनिंग होती है? सर ये 18 महीनों की ट्रेनिंग होती है। क्या सिखाते हैं वहाँ पे? सर इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स की आपको फॉरेस्ट में क्या क्या इनकाउंटर करना होगा, हम्म। फॉरेस्ट लॉज सिखाए जाते हैं और डिफरेंट फॉरेस्ट पॉलिसीज सिखाई जाती हैं। एंड सर द बेस्ट पार्ट इज ऑल इंडिया टूर। हम्म। हमारा ऑल इंडिया टूर हुआ था, हमने एक एक सारा सब स्टेट। गवर्नमेंट वाला जी करता सर, होगा गवर्नमेंट इस? फंडेड। हाँ। हर स्टेट को हमने मतलब स्पेसिफिकली उनके फॉरेस्ट को उनको मैनेजमेंट कैसा है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जा सकता है, हम्म। फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एट द सेम टाइम विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। जो एक लोकल इकोसिस्टम बना हुआ जी है। सर। एक जैसे ये धारणा होती है कि ज़्यादातर जो जो भी आप जैसे फॉरेस्ट के जो भी आप प्रयास करें
उसमें लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व बिल्कुल करना सर, चाहिए, बिल्कुल। उनके ट्रेडिशंस वगैरह को, ये सब होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं नॉर्थ ईस्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल्स ही हैं नॉर्थ अच्छा, ईस्टर्न स्टेट्स में। अच्छा। मैंने देखा इको टूरिज्म जो टर्म है स्पेसिफिकली, हाँ। पारिस्थितिकी पर्यटन जिनको कहते जी, हैं, जी, जी, जी। सर ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। इवन सर अब उत्तराखंड स्पेशली हुँ, उसमें भी ट्राइबल्स एंड लोकल्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है बिकॉज हुँ, सब कुछ टाइम पहले तक ऐसा था कि बाहर ही आकर के वहाँ हुँ, पे इकोसिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था एंड वहाँ के लोकल लोगों को फायदा नहीं हो पाता था। हुँ, अब सर उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको जॉब दे रहे हैं, उनको एज अ गाइड दिखा रहे हैं, फॉरेस्ट गाइड। हुँ। सर दे आर बेनिफिटिंग नाउ अच्छा, विद नहीं द लेकिन न्यू ये इको पॉलिसीज। टूरिज्म जो एक टर्म है, इसको जनरली कई सारे जो है रिपोर्टर्स बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इको टूरिज्म के नाम पे एनवायरनमेंट से जो है छेड़छाड़ हो रही है। पक्की बात है, ये पॉसिबल है इको टूरिज्म? सब सर एवरीथिंग हैज़ अ डार्क साइड टू इट। हुँ, इफ मैनेज्ड प्रॉपर्ली मुझे हुँ, तो नहीं लगता है हार्म हो, क्योंकि हम लोगों ने मेघालय में जब हम लोग गए थे सर, जी। यू विल नॉट बिलीव बॉटल्स उनकी बैम्बू की होती थी। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल तो भी। बड़ा बैम्बू कल्चर भी है जी पूरा। सर, वहाँ पे इवन बाहर ही लिखा हुआ था कि नो प्लास्टिक इज अलाउड। हम लोग के सारे बैग्स चेक हुए थे, हुँ, हम लोगों ने एक एक प्लास्टिक के अपने सारे आर्टिकल्स सबमिट कर दिए थे। तो इफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज स्ट्रिंजेंट एंड इफ द एग्जीक्यूटिव इज स्ट्रिंजेंट, मुझे तो नहीं हुँ। लगता है कि इससे हार्म होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में मुझे लगता है शायद वहाँ पे ट्राइबल वगैरह हैं, इसलिए सर शायद ज़्यादा फोकस हो जाता है। इको टूरिज्म के लिए, हाँ, यस सर। लेकिन जैसे उत्तराखंड वगैरह, जैसे हरिद्वार एक स्पॉट हो गया, यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार वीडियो बहुत वायरल होते हैं। यस सर। लोग जाते हैं नॉर्थ इंडिया में कहीं से भी और सैलानी जाते बाकायदा हैं। ड्रिंक वगैरह करते हैं, वहाँ पे गंदगी वगैरह कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ें कभी रोक पाएगी गवर्नमेंट या? सब बिल्कुल रोक पाएगी, क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं, हम लोग को तुरंत ही उसके रिपरकशंस समझ में नहीं आते हैं। विथ अच्छा। टाइम हम जब देखते हैं कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हुँ, तब हम उस पे स्टेप लेना शुरू करते हैं, और अभी भी स्टार्ट हो गया है सर। नो अच्छा। प्लास्टिक पॉलिसी हाँ। हैज़ बीन स्टार्टेड। तो अगर इसको इफेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा तो आई थिंक ये हार्म नहीं करेगा, बेनिफिट ही करेगा। जो ये प्लास्टिक वाली पॉलिसी है, ये तो बहुत दिनों से चल रही है और बाकायदा इसमें वो जो एक बीच में आया था, बड़ा जो है अभियान वगैरह भी चले बहुत सारे। लेकिन अभी भी प्लास्टिक तो हर जगह मिलती है, हर स्ट्रीट वेंडर के पास है। सर स्ट्रीट वेंडर के पास फिर से मिलने लग गई है, जी। वो प्रॉब्लम है सर। बट सर जब हम लोग फॉरेस्ट एरिया में एंटर करते हैं, तो मैंने पर्सनली देखा है जब ऑल इंडिया टूर में हमारे, हाँ। वहाँ हम लोगों के अच्छे से चेक्स होते थे। इनफैक्ट हम लोग जो कुछ खाने का आर्टिकल ले जाना चाहते थे, उसके लिए हम लोग को प्रॉपर कागज की शीट दी जाती थी कि आप इसको ले जाइए, वापसी में आप भले ले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि कई सारे स्टूडेंट जैसे ये पॉडकास्ट ज़रूर सुन रहे होंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में एक्चुअली में क्या-क्या चीज़ें फॉलो हो पाती हैं गवर्नमेंट और ऑफिसर लेवल पे? डेफिनिशन नहीं। सर एक्चुअली तो फॉलो अगर ऑफिसर करना चाहेगा तो वो कहीं पे भी फॉलो कर सकता है, नहीं करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है। आई कैन नॉट गिव अ जनरलाइज टर्म कि वो नहीं फॉलो हो रहा है तो ये गवर्नमेंट की एज सच पॉलिसी गलत है। हुँ, नेशनल पार्क्स सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंटली फॉलो होते हैं। हुँ, उसमें 3 एरियाज़ डिफाइन होती हैं, कोर, हाँ, बफर एंड ट्रांज़िशन। ट्रांज़िशन में सर ट्रेसपास अलाउड नहीं होता है, लोकल्स कैन कम हुँ, एंड गो। हुँ, एंड सर कोर इज़ द मोस्ट सैंक्टिटी वाला एरिया, हुँ, जिसमें कि सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल जा सकते हैं, वो भी नॉट ऑलवेज, टाइम टू टाइम जाते हैं देखने के लिए कि कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है। हुँ। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि आप वाराणसी की भी हैं, जी सर। तो काशी वगैरह में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लेटेस्ट जी इश्यू है सर। ये एक। वहाँ पे कई सारे जो है लोग आजकल बात कर रहे हैं कि जो जैसे वहाँ पे काशी कॉरिडोर जो पूरा डेवलप किया गया है, एक पूरा डेवलपमेंट का बड़ा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें कुछ लोग की आपत्तियाँ या फिर क्रिटिसिज्म ये है कि कई बहुत एंशिएंट जो टेम्पल्स वगैरह तोड़े गए। क्या लगता है आपको, डेवलपमेंट और जो हमारा एक स्पिरिचुअलिटी है या फिर एक रिलीजन है, क्या इसके बीच में एक बैलेंस नहीं बनाया जाना चाहिए था कि ये ज़रूरी है कॉरिडोर? सर ये थोड़ा सा ग्रे एरिया हो जाता है, एंड हुँ, इट हैज़ ऑलवेज बीन द केस कि इकोनॉमी वर्सेस डेवलप वर्सेस इकोलॉजी। हुँ, तो सर मुझे लगता है कि जितना टूरिस्ट इन्फ्लक्स डेवलपमेंट के बाद हुआ है, वो टूरिस्ट इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा पहले नहीं था, एंड लोकल्स को सर बहुत ज़्यादा जॉब मिले हैं उसकी अच्छा, वजह से। लेकिन उसकी वजह से ट्रैफ़िक भी बहुत है वाराणसी में? सर ट्रैफिक के लिए ओवरहेड हाईवेज बनाए जा रहे हैं, इवन गैंडोलाज भी बनाए जा रहे हैं, हुँ, रोपवेज बनाए जा रहे हैं सर। उससे मैनेजमेंट थोड़ा इजी होगा। हाँ सर, थोड़ा सा चीज़ें जब तक फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचती हैं, उसमें टाइम तो लगता है, हुँ, एंड थोड़ा सफ़र भी करना पड़ता है, बट द एंड रिजल्ट व्हेन वी सी इन द हुँ। लार्जर पिक्चर, मुझे लगता है कि वो ठीक है ये स्टेप। टूरिज़्म के लिए आपने बोला कि भाई टूरिस्ट बढ़ गए हैं वहाँ पे और डेटा भी आया है बाकायदा, अयोध्या में भी पहले अभी तक काशी नंबर 1 पे था, अब इस बार अयोध्या है अभी फर्स्ट अयोध्या पे, हो गया ये है। सर। शुरू के 6 महीने का जो डेटा है। लेकिन काशी तो एक रिलीजियस प्लेस है।
वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म बढ़े तो फिर तो समझ में सर भी आता है। रिलीजियस टूरिज्म बिल्कुल है, बुद्धिस्ट सर्किट का वो पार्ट है, रामा सर्किट का वो पार्ट है। हम्म रिलीजियस टूरिज्म सर है, बट ब्लॉगर्स और ऑनलाइन जितना ज़्यादा कंटेंट बढ़ रहा है, उस तरह के हर तरह के टूरिस्ट्स आ रहे हैं। एंड सर हम्म मोस्टली अभी मुझे, जहाँ तक मैं अभी लास्ट वीक ही आई हूँ, मुझे लगता है कि ज़्यादातर टूरिस्ट रिलीजियस टूरिस्ट ही हैं। अपनी पोस्ट के बारे में बताइए कि आपके पास क्या पावर होती है, क्या आपकी एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या क्या है, विस्तार से बताइए थोड़ा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोग को पता नहीं है। सर हमारे 3 टाइप के रोल्स हैं। मेनली जो फॉरेस्ट एरिया को देखते हैं, हम्म नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व हम्म फॉरेस्ट, वो हम्म, एक टेरिटोरियल डिविजन्स होते हैं, और जी थर्ड है सोशल फॉरेस्ट्री। जी क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर नहीं है, अराउंड 9% समथिंग, तो इस 9.23 9 जी पॉइंट समथिंग, यस सर। उसके लिए हमारे नेशनल पार्क और दुधवा है, जैसे लखीमपुर है, हम्म श्रावस्ती का भी कुछ एरिया है, जी जी इवन बुंदेलखंड ऑल्सो। सर उसके लिए हमारे जो रोल्स हैं वो ये होते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ वार्डन को रिपोर्ट करते हैं। हम्म वी रिपोर्ट एनी काइंड ऑफ क्राइम दैट वी पेट्रोल, नाइट में हम्म पेट्रोलिंग होती है सर हम्म उसकी। हम किसी भी प्रकार के पेड़ कटान को चेक करते रहते हैं, एंड वी आर ऑलवेज ऑन अ विजिल। हम्म सेकेंड इज टेरिटोरियल, द एरियाज विच आर लिंकिंग द कोर फॉरेस्ट विद द सिटी एरियाज, उनको ओके टेरिटोरियल कहते हैं। हाँ टेरिटोरियल भी सर उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाँ सर एनिमल्स को तो पता नहीं है कि यहाँ हमारी बाउंड्री खत्म हो हाँ रही है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। सब वो आते ही आते हैं बाहर, और क्योंकि सर पेड़ कम होते जा रहे हैं, डेंसिटी थोड़ी कम होती जा रही है, हम्म वो वेंचर आउट करते हैं। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए टेरिटोरियल डिवीजन होता है, एंड सोशल फॉरेस्ट्री इज फॉर द सिटीज, जो हम्म सिटी में ग्रीनरी को देखते हैं। हम्म हम लोग प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, हमारा टारगेट जो होते हैं वो हमारे थ्रू ही पूरे होते हैं। जैसे अभी 35 करोड़ था, अभी 37 हो गया। तो सर हम लोग पेड़ मतलब सैपलिंग्स बांटते हैं, हमारे हर रेंज के टारगेट्स होते हैं कि आपको इतने सैपलिंग्स बांटने हैं। हम्म हम लोग ब्रेक गार्ड प्रोवाइड करते हैं, वी हम्म प्रोवाइड ट्री गार्ड्स, हम्म कि जाने के बाद हम्म, वो पेड़ लग रहे हैं, सक्सेसफुल हैं या नहीं है। अच्छा। वी लुक इनटू दैट आल्सो। एक बात बताइए, जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें यूपी का भी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा आया था, तो उसके हिसाब से ट्री और फॉरेस्ट कवर जो यूपी का है 9.23% है। सरकार कह रही है कि इसको 15% कर लेगी 26-27 तक, हो पाएगा ये? सर हम लोग मैं जब बाहर थी तो मुझे तो नहीं पता था इतना मतलब प्रेशर रहता है, लेकिन अब अंदर आने के बाद सच में दिख रहा है कि हाँ, ऑफिशियल्स आर एडमेंट हम्म टू इंक्रीज व्हाट दे आर गिवन द टारगेट्स। अच्छा तो सर मुझे तो लग रहा है कि सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि हमेशा हम लोग की डे टू डे, आई मीन ऑलमोस्ट इन 15 डेज 20 डेज हमारी मीटिंग होती है मंत्री हम्म जी के साथ, हम्म एंड ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द इंक्रीज ऑफ ट्री कवर। अच्छा। तो सर हम लोग पे काफ़ी प्रेशर है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश की भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 25-26 करोड़ शायद इस समय का लेटेस्ट डेटा के हिसाब से होगा, अभी सेंसस आया नहीं है, नहीं तो पता चलता। एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सरकार के पास वो प्रेशर भी है, घर बनाने हैं, सड़कें बनानी है, वो सब चीज़ें। अब ये सब बनाने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ वगैरह और ये सब तो काटने ही पड़ेंगे। बैलेंस कैसे आ पाएगा? पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इधर जो है ट्री कवर भी घट रहा है। सरकार जो पॉलिसी लाती है, पॉलिसी सारी सरकारों की बहुत अच्छी होती हैं, मेन आप जानती हैं, आप भी अधिकारी हैं, कि जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की। हम्म। क्या कभी हम विकास और ये बीच में कभी कुछ हो पाएगा बैलेंस? सर अगर वही बात है, इफ़ यू विश यू कैन, हम्म इफ़ यू डोंट विश यू कांट। जैसे कि सर वर्टिकल फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है, हम विदेशों में देखते हैं, अगर हम्म आपके पास हॉरिजॉन्टल जगह नहीं है तो यू कैन ग्रो। हाँ अभी हाँ इवन चाइना ने भी ये इम्प्लीमेंट किया है बहुत हाँ स्ट्रिंजेंटली, हाँ उन्होंने आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ही पूरा डेवलप कर दिया है। हाँ, जापान में वो हाइड्रोपोनिक वगैरह वो सब बिल्कुल भी सर, चलती है। हाइड्रोपोनिक्स सर, ये टेक्नोलॉजी हमने सीखी भी है और ये अप्लाई भी हो रही है सर। तो अगर हम जैसे अपने आसपास देखें, अगर हम 2-4 अच्छे पौधे लगा दें अपने अपनी ही बालकनी में, एटलीस्ट वो आपकी सराउंडिंग को प्योरीफाई कर सकते हैं। हम्म तो सर इस वे में अगर हम देखेंगे तो वी कैन अचीव। हाँ सर, पॉपुलेशन इज राइजिंग, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है, हम्म बट अगर हम अपने आप से सोचें, अगर हम पर्सनली देखें कि पानी हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम्म बिजली हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा कर्व तो इंडिविजुअल भी लगा सकता है सर। हमेशा गवर्नमेंट आपको सर पे नहीं खड़ी रहेगी कि नहीं हम्म आपको ऐसा करना है। अगर इंडिविजुअल जागरूकता है तो यू कैन। मतलब इंडिविजुअली भी जागरूक रहना बिल्कुल चाहिए, सर, जितना हो इंडिविजुअली सके ज़्यादा होना अपनी चाहिए। तरफ से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल चीज़ें करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म जैसे इस पद की जो आपकी पोस्ट है, एक्चुअली इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, मेरे पास अभी भी जितने मैसेज आते हैं, हर 2-3 दिन में कोई ना कोई एसीएफ आरएफओ वगैरह
पूछता ही है कि भाई कब आएगी, क्योंकि 2 साल से आई नहीं है। आगे कुछ चांसेस है? सर आगे चांसेस हैं क्योंकि अभी जितने भी बैचेस हमारे थे वो सब ट्रेन हो चुके हैं। जी। तो एक्चुअली सर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी अवेलेबिलिटी नहीं थी बिकॉज एक अच्छा, साथ अच्छा, इतने सारे अच्छा। आ गए थे। हाँ, तो अब वी आर होपफुल कि हमारे जूनियर्स आएंगे। और हाँ। सर एक क्योंकि ये यूनिफॉर्म्ड सर्विस है हमारी हाँ। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की, ये 3 स्टार है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू डीवाईएसपी, अच्छा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू सर्कल ऑफिसर। नहीं तो मतलब जो आपकी पोस्ट है उसके डीएसपी के जी सर, इक्विवेलेंट? सर्कल ऑफिसर फॉरेस्ट कहा भी जाता है इसको। रेंज फॉरेस्ट अच्छा। ऑफिसर इज इक्विवेलेंट टू सर्कल ऑफिसर ब्रैकेट में आप फॉरेस्ट। रिपोर्ट किसको करती हैं? वी रिपोर्ट टू एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा। यस सर। वो किसको रिपोर्ट करते हैं? ही रिपोर्ट्स टू डीएफओ। डीएफओ जो है वो जो पोस्ट है वो यूपीएससी वाला पाता है। जी सर। वो या तो कितने? यूपीएससी या तो अगर प्रमोशन हो रहा है तो 15 इयर्स। तो यूपीएससी से मान लीजिए कोई आईएफएस के थ्रू गया, कब बनेगा वो डीएफओ? सर फर्स्ट पोस्टिंग ही गेट्स एज एन आरएफओ 4 महीने के लिए, हाँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद दे बिकम डीएफओ, डिविजनल अच्छा, फॉरेस्ट तो ऑफिसर। मतलब 1 साल के अंदर वो डीएफओ बन जाता है, 5 महीने के अंदर। 5 महीने के अंदर। जी सर। और आफ्टर जैसे ट्रेनिंग सर, आफ्टर ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग, जैसे मतलब एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन, एक मतलब एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया कि भाई डीएम है, एसडीएम है, वो सब। एक आप लोग का जो आरएफओ और एसीएफ वाला हो गया, तो क्या आप लोग को कभी कोई जो नॉर्मल सिविल वाले डीएसपी होते हैं वो किसी चीज़ों के लिए रोक सकते हैं, या फिर उनका एरिया अलग होता है, सर आपका उनका अधिकार सिविल क्षेत्र? एरिया है, हमारा फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया में कुछ नहीं बोल सकते हैं वो? नहीं सर। फॉरेस्ट एरिया के मतलब पूरी अथॉरिटी आप लोग जी के सर। पास है। जी सर। आप आरएफओ हो गए या एसीएफ हो गए, है ना, इस यस सर। तरह से, और वो यस डीएफओ। सर, बाइफर्केशंस है ना ताकि हम्म। ओवरलैप ऑफ पावर ना हो। तो अगर उन जैसे आपके जो भी आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में एरिया आते हैं, वहां पे कोई अगर जो है नॉर्मल क्राइम हुआ तो वो कौन डील करेगा? सर अगर फॉरेस्ट एरिया में है तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे, अच्छा। और अगर आउटसाइड दी जोन है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा उसको। नहीं तो आप लोग रिपोर्ट तो उन्हीं को करेंगे ना, सिविल वालों को? नहीं, क्यों? आप ही लोग देखेंगे? सर हम एसीएफ को रिपोर्ट करेंगे हाँ, एंड देन ही कैन, द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड हाँ। कि वो जब सर कॉमन ओवरलैप आता है तो डीएफओ इज ऑथोराइज्ड फॉर दैट। अच्छा। यस सर। ये क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है इन सब टाइप के। ये कुछ दर्शकों को बताएं कि उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, और उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट को डिवीज़न को बांटने और कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है, मतलब कितनी रेंज है ये, और रेंज वगैरह है क्या? ये जीके में तो पढ़ाई नहीं जाती है, ये क्या है ये सब चीज़ें? सर ये इसका बहुत क्लियर कट कोई डिमार्केशन नहीं है। ये कॉलोनियल टाइम्स से जैसे रेंजर्स, क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स में फॉरेस्ट वाज टेकन एज एन इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक, ठीक, ओके। तो उन्होंने जिस डिवीजन जिस हिसाब से बांट दिया है, कई कई रेंजेस सर कई हेक्टेयर्स की, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, एंड कुछ हैं 10 हेक्टेयर की भी। तो ठीक सर है। इसका कोई सेट रूल नहीं है कि ये इतने ही डिवीजन में होंगे या इतने ही इसके रेंजेस होंगे, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। अच्छा। यस सर। और ये फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है? मतलब मतलब जैसे डीएफओ आपने बताया कि हर एक डिवीजन का डिवीजन का एक इंचार्ज, डीएफओ होगा, उसके नीचे उनके एसीएफ, अंदर मैक्सिमम 2 या 3 एसीएफ होते हैं, 2 या 3 एसीएफ। और उनके अंदर हर एसीएफ के अंदर 3-4 रेंजेस होती हैं, तो मान लीजिए 7-8 रेंजर्स। वन दरोगा कहाँ पे ठहरता है इन सब में? सर द बेसिक लेवल दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम इज फॉरेस्ट गार्ड। अच्छा, फॉरेस्ट गार्ड। हाँ, उसके ऊपर होता है वन दरोगा, वन दरोगा, ओके। उसके बाद होता है डेप्यूटी रेंजर, डिप्टी रेंजर, रेंजर। एसीएफ, डीएफओ। तो आप चौथे नंबर पे हैं। जी सर। हम्म। आपके जो ये जैसे आपकी जो जॉब है, ये क्या फील्ड वाली है कि डेस्क वाली है? सब फील्ड वाली है मेनली, बिकॉज रेंज है तो हाँ। हमें उसको पेट्रोलिंग करना है। बट अभी करेंटली आई एम पोस्टेड इन फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अच्छा। जो कि वन दरोगा और वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड दैट मीन्स वन रक्षक, वन हाँ। दरोगा इज फॉरेस्टर, हम्म। इनको ट्रेनिंग देते हैं। क्या इन लोग को जैसे क्या मतलब बता रहे हैं? सर इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स डील किए जाते हैं, जैसे सामाजिक वानिकी होता है, हाँ। वन उपयोग होता है, हाँ। एनवायरनमेंट होता है। ये सारी इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है सर। अच्छा। फॉर 6 मंथ्स दे आर ट्रेंड, उनके कुछ टूर्स होते हैं, उनके प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, एंड देन उनको फिर रेंजेस अलॉट कर दी जाती हैं आफ्टर द ट्रेनिंग। तो ये सब आप लोग अभी कंडक्ट कर जी रहे सर। हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर ये जैसे तो ये आपकी मॉनिटरिंग वगैरह और किस तरह से होती है? मतलब आप फील्ड वर्क में अगर रहती हैं तो फिर एक तरह से कोई मतलब ऑफिस वगैरह, कोई केबिन वगैरह नहीं मिला है कहीं? सर ऑफिसेज मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे अगर हमसे कोई मिलना चाहेगा या कुछ रिपोर्ट करना चाहेगा तो रेंज हाँ। में हमारे हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनमें हाँ। ऑफिसेज होते हैं। अच्छा, सैलरी वगैरह क्या होती है आप लोग की? सर मेरा 4800 ग्रेड पे है, अच्छा, और कितना कटपिट के आता है? सर इन हैंड मेरा 65 ऐसे आता है। और ये जब आपने स्टार्ट किया था तब कितना आता था? सर 53 या 54 से आता था। तो ये तो फिर आर ओ से कम है। आर ओ वाले, आर ओ को के तो करीबन 74 के आसपास आता है।
सर एचआरए डिपेंड करता है कि आपको कितना मिल रहा है, सिटी टू सिटी वैरी करता सिटी है। टू सिटी? जी सर। ओह, इसलिए सर इस एनपीए भी समय कटता है, एनपीए भी कटता है। एनपीए भी कटता जी है। सर। हम्म। इस समय ये वानिकी प्रशिक्षण जो संस्थान मतलब यहाँ पे कानपुर में आप पूरा ट्रेनिंग वाला कर रही हैं, जी सर। तो संजय वन मतलब एक्चुअली मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं खुद कानपुर का हूँ आज तक, लेकिन जा नहीं पाया अंदर कभी। क्या है, क्या मतलब अंदर वहाँ पे कितना बड़ा वन है वो? सर ये 21 हेक्टेयर का है हम्म। हमारा। हम्म। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की मैं बात कर रही हूँ। संजय वन इज़ अ वेरी बिगर प्लेस, वहाँ तो लोग इवनिंग वॉक वगैरह के लिए भी जाते हैं। हम्म। उससे एडजेसेंट है जूही नर्सरी, दैट कम्स इन द सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन। अच्छा। जो वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है वो दैट इज गवर्न फ्रॉम लखनऊ हेडक्वार्टर्स। ओके। तो हम लोग वहाँ पे छात्रावास है, वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हैं, वहाँ पे हमारा आवास की भी सुविधा है, मैं वहीं रिसाइड भी करती हूँ। वहाँ जो ऑफिशियल्स हैं या जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज हैं, सबका आवास मिला हुआ है सर तो वहाँ पे। आरएफओ की जो पोस्टिंग वालों को सैलरी के साथ ये आवास वगैरह भी देते हैं? सर मुझे मिला हुआ है, कई जगह नहीं है, तो वहाँ पे आपको एडिशनल मिल जाता है अच्छा, तो एचआरए के मतलब अकॉर्डिंग। क्योंकि आप ट्रेनिंग वगैरह में इसलिए मिला हुआ है आपको? हाँ सर। तो ये ट्रेनिंग वगैरह में आने के लिए क्या कोई मतलब स्पेशली कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करनी पड़ती है कि सब ऐसे ही? मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था ट्रेनिंग में, और मैं पठन पाठन से थोड़ा रिलेटेड भी हूँ, अच्छा। इसलिए मैंने मतलब ऑप्ट किया था, ये चॉइस बाई चॉइस मैंने ऑप्ट किया था। बहुत ही अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में इस पद पर पोस्टेड अधिकारियों को मिलने वाले, चलो आपने वो तो बता ही दिया, प्रमोशन वगैरह जैसे आपने बताया कि आरएफओ से एसीएफ बनने में 8 साल लगेगा, फिर डीएफओ में 15 साल। यस सर। उत्तर प्रदेश राज्य में इतनी जो है फर्टाइल, अगर आप देखें तो पूरा एलुवियल वाला ही है ना? यस सर। और उसके बाद भी हम फॉरेस्ट कवर के सरकारी टारगेट को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अर्बनाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन, मतलब वही कोई घूम फिर के क्वेश्चन आ गया है ये। तो मतलब ये वाला टारगेट जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उसलिए भी हम लोग नहीं अचीव कर पाएंगे कभी, कि है आगे चांसेस बनेंगे कुछ? सर पहली बात तो ये है कि मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि सिर्फ ग्रीनरी इंक्रीज करने का जिम्मा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं होता है, हम सारे डिपार्टमेंट से हम लोग कनेक्टेड होते हैं। वी आर गिवन द टारगेट जो 35 करोड़ है, वो सारे डिपार्टमेंट्स को हम लोग बांट देते हैं कि भाई रेवेन्यू भी इतना डेवलप करेगा, आपको भी इतना अपने नगर वन में कंट्रीब्यूट करना है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट कम्स इन कोलैबोरेशन सर, क्योंकि हमारे इंडिविजुअलिटी में टारगेट्स पूरे नहीं हो सकते हैं, अगर सबका सहयोग रहेगा तो होगा। अगर सारे डिपार्टमेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझें तो डेफिनेटली ये मिलके अचीवेबल है। अच्छा, ये प्रज्ञा जी, जैसे अक्सर देखा जाता है कुछ लोग फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट्री को गंभीरता से नहीं लेते हैं, खासकर जिनकी एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है। ऐसे लोग को कैसे मतलब अवेयरनेस वगैरह क्रिएट की जा सकती है वानिकी के बारे में, ट्री कवर के बारे में, फॉरेस्ट कवर के बारे में, कि भाई बचा के रखो? सर सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको काटना ही नहीं है, अगर बहुत हम्म। बेसिक बहुत लेमन टर्म्स में, कि बिना मतलब के काटना ही नहीं है। आप अपने बर्थडे पे आप प्लेज कर लीजिए कि मैं एक पौधा लगाऊंगा, आप अपने एनिवर्सरी पे सोच लीजिए कि आपको पौधा लगाना है। सर अगर एक एक सिंगल स्टेप से भी अगर आप चलना चाहें तो आप यू कैन कंट्रीब्यूट टू अ बिगर टारगेट। लेकिन ये मतलब क्योंकि इंडिया में जैसे लिटरेसी लेवल भले ही कुछ भी हो, 74 है वैसे, लेकिन समस्या ये है कि इंडिया की जो लिटरेसी की डेफिनेशन है वो बड़ी वेग विचित्र है, है। वेग है। 7 साल से ऊपर हो, किसी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आता हो तो उसको लिटरेट मानते हैं। बताइए, ये कोई बात हुई? एक लैंग्वेज अगर आप लिख पढ़ लेते हो तो वो लिटरेट हो गया। एक्चुअली जो डेफिनेशन होनी चाहिए थी कि एटलीस्ट आप कुछ इंटर वगैरह क्लियर करे हो, या फिर कहीं जो है एक अच्छा खासा अवेयरनेस वगैरह हो, वैसा नहीं होता है इंडिया में। तो उसके बाद ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है कई बार ऐसा टफ, जब आप फील्ड वगैरह में करती होंगी तो कई सारी चीज़ें ऐसी आप पाती होंगी जो चीज़ें लीगल नहीं है, मानते हैं लोग? सर फील्ड एक्सपोजर तो खैर मेरा था नहीं है, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी मैंने वानिकी में ही ली है। हम्म। हाँ लेकिन जैसा आप कह रहे हैं लिटरेसी थोड़ी वेग टर्म है इंडिया में लिटरेसी का डेफिनेशन। तो सर हम जब साउथ इंडिया टूर में थे तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे अलग अलग टाइप के वन ही नाम रख दिए गए थे, जैसे राशि वनम। अच्छा। तो जैसे आप जो आपकी जो पर्टिकुलर राशि होगी उसके असाइंड कुछ ट्रीज होंगे, हाँ। आप उनको कभी नहीं काटेंगे। अच्छा। स्मृति वनम, स्मृति आप अपने बिलवेड कोई डेथ हो गई जिसकी, आप उसके नाम पे एक ट्री प्लांट करेंगे और उसको सेक्रेड मानेंगे। नॉर्थ ईस्ट में सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, हाँ हाँ, जिसमें कि आपको पेड़ काटना एक माना जाता है कि आप किसी की डेथ के बराबर है, किसी के मर्डर के बराबर उसको। तो बहुत अगर बड़ा सीन मानते हैं इसको। तो अगर इसको आप बहुत साइंटिफिकली भी ना देखें, आप इसको गंवारों की तरह ही कह दें कि नहीं नहीं पाप पड़ेगा, तो भी आप बचा सकते हैं। और वैसे भी हमारे एंशिएंट कल्चर में नेचर वगैरह की लोग पूजा नेचर हैज करते ही थे। ऑलवेज बीन द सेंट्रल पार्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, ऑलवेज। ये भी बात है।
तो आजकल जैसे जो भी लोग यूपीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आयोग के सामने बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, इस टाइम स्टूडेंट्स की जो मनोदशा है, कई सारे लोगों का सिस्टम से ट्रस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। लोगों को लगता है कि क्या जो है इस तरह से जैसे भी नॉर्मलाइजेशन की लोग लाना चाहते थे, स्टूडेंट ने बहुत जो है बढ़ चढ़ के किया। इवन फोर्थ डे जो था इलाहाबाद में, करीबन 1 सवा 1 लाख लोग वहाँ पे थे ऑन ग्राउंड। तो ये जो है ये आयोग की और सरकार की जो बीच में जो फुटबॉल स्टूडेंट बनता है, ऐसे स्टूडेंट्स को मतलब क्या आप बोलना चाहेंगी कि भाई ये पूरा सिस्टम खत्म ही हो चुका है, सब स्वाहा हो चुका है, कि अभी भी जो है चलता रहेगा, वैसे ही ये सिस्टम का पार्ट है? सर स्वाहा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हाँ। मैं फर्दर भी बैठ रही हूँ, तो मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं बैठूंगी भी फर्दर एग्जाम के लिए। जैसा कि प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको कुछ नहीं लग रहा है सही, तो यू कैन रेज योर वॉइस और आपको कट नहीं किया जाएगा, और अल्टीमेटली वी वन, स्टूडेंट्स वन, आई मीन बेसिकली। सही बात है। जैसे कि नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट है स्टूडेंट्स, और उनको माना गया कि ठीक है, उनका जेन्युइन पॉइंट है कि भाई नॉर्मलाइजेशन का कोई साइंटिफिक वे नहीं है, या अभी उसकी कोई टीम निर्धारित नहीं है जो डिसाइड करेगी कि किस वे में नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे पीसीएस में तो मान लिया है, आरओ में कह दिया कि एक कमेटी बना दी है, क्या लगता है आपको आरओ में होना चाहिए कि नहीं? आप अपना इंडिविजुअल। सर जब तक हम लोग सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम लोग उस पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको एक विश्वास तो करना पड़ेगा, और मुझे कहीं ना कहीं आई एम होपफुल कि वी कैन कम विनिंग। अच्छा, आरओ में भी नहीं होगा फिर? सो मैं आरओ के लिए अपेयर नहीं होती हूँ, लेकिन फिर भी कई सारे लोग सुनते हैं, आपको सुनेंगे कई लोग, लगता क्या है आपको कि क्या एक्सपेक्टेशन है कि आरओ में नॉमिनेशन नहीं होगा? सर अगर आयोग में जैसे हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अधिकारी बैठे हैं, तो आई थिंक जो निर्णय लेंगे वो सही ही होगा। वैसे लेना निर्णय यही चाहिए कि नॉमिनेशन ना करें। कमेटी जो बनाई गई है उसमें अंदरूनी तो चीज़ें कई सारी निकल के आ रही हैं कि ये सब भी एक, क्योंकि अभी लेटेस्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, एक बार नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया, खेल चालू हो चुका है, खेला के बीच में उसके रूल नहीं बदल सकते हैं आप। जी सर। और अगर जो है आरओ का 2023 का अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था पिछले साल, जी सर। जब उसमें नहीं लिखा है तो एटलीस्ट इसमें तो नहीं इस होगा। ग्राउंड पे तो, इसी ग्राउंड पे शायद पीसीएस से भी हटा है। हाँ, पीसीएस में तो खैर वो उन्होंने इसलिए हटाया क्योंकि जो एक्चुअली लीक वाला एक्ट बना था ना, आरओ पेपर लीक के बाद पेपर लीक एक एक्ट बनाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें बाकायदा लिख दिया था कि पीसीएस एक विशिष्ट परीक्षा है। मेरे हिसाब से तो आरओ को भी विशिष्ट परीक्षा माना जाना चाहिए। ये लेकिन जरूर संभावनाएं हो सकती हैं कि इस बार तो मुझे लग नहीं रहा है कि नॉमिनेशन करेंगे ये, और करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मुद्दा। लोग स्टूडेंट पीआईएल करने तक को बिल्कुल बाकायदा तैयार बैठे हैं, क्या पता अभी तक कर दी होगी किसी ने, क्योंकि स्टूडेंट्स में नाराजगी है। और मैं बाकायदा वहाँ पे रहा, मैं भी जैसे आयोग को इतने सालों से देख रहा हूँ, आयोग के कुछ इश्यूज तो हैं जो स्टूडेंट थोड़े से, मतलब कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए हर चीज़ में। मतलब ये नहीं कि अगर आप जो कुछ चाह रहे हैं या ऊपर से कोई टॉप टू बॉटम चीज़ें जो अप्रोच है, उस तरह की चीज़ें हर बार नहीं चल पाती हैं। कई बार जब स्टूडेंट, अब इतना प्रोटेस्ट आ ही गया, देखिए आप इस प्रोटेस्ट को कई सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये विपक्षी पार्टियों की है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स अंदर से जो है टूटा हुआ था कि भाई आरओ इतनी बड़ी है, इतने इमोशंस है उसके साथ। स्टूडेंट्स भी बैठते हैं उसमें। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, आप बीओ के मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं, वो आरओ में मतलब फॉर्म करे थे कि भाई बीओ से मुझे फील्ड वाली जॉब है, मुझे आरओ वाली पोस्ट चाहिए। अब सम्मानित पोस्ट है, डेस्क पोस्ट है, आरओ वाली में सचिवालय वगैरह मिल जाता है, तो आप वहीं बैठ जाते हैं। और लखनऊ में ही पोस्टिंग, भाई यूपी में लखनऊ में ही अगर मिल गए तो फिर क्या बड़ी बात है, इससे बड़ी क्या बात है। चयन के पहले और चयन के पश्चात, जब आपका चयन हुआ था उससे पहले आप अनएम्प्लॉयड थी, बिल्कुल सर, ठीक। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप आरएफओ बनी, हालांकि अभी भी आप जो है एसडीएम वगैरह के लिए कर रही हैं, और बहुत बेस्ट विशेष हमारी तरफ से कि आप जरूर बने। लेकिन एक बात तो ये हो, कुछ तो डिफरेंस फील किया होगा कि अब एकदम से मैं एटलीस्ट बेरोजगार नहीं हूँ। सब कुछ नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस फील हुआ था। पहले दिन तो जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, आई रिमेम्बर 10/10/2020 को, उसके नेक्स्ट ही डे पेपर था, 11/10/2020। जी जी। मेरा पेपर बहुत गंदे तरीके से खराब हुआ था, क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाई थी, मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी। घर पे ढोल नगाड़े बज रहे थे। सिलेक्शन सर होता है तो ऑब्वियसली द डे यू आर स्ट्राइविंग फॉर कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बनूं, और पोस्ट भी ठीक ठाक है,
इट इज इक्विवेलेंट नहीं टू नहीं सीओ। ठीक ठाक नहीं है, वो आप हैं उस जगह पे, इसलिए आपको लग रहा है। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत डिमांडिंग पोस्ट है, और कई स्टूडेंट अभी भी चाहते हैं ACF-RFO वन। अगर ACF-RFO नहीं मिल रहा है, लोग वन जो दरोगा वगैरह है बिल्कुल सर। उसको उसको उसके थ्रू जा रहे सर मैं हैं। नाम नहीं लूंगी, मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिनका वन दरोगा में सिलेक्शन हुआ है, जी। तो मुझे पता है उनका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। मैं कहीं कहीं मुझे लगता है कि मैं उनसे कम जान रही हूँ, और वो इफ़ दैट पर्सन इज ट्राइंग फॉर दैट पोस्ट, तो मैं समझ सकती हूँ उस समय लेवल ऑफ कंपटीशन एंड लेवल ऑफ क्रेज फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज इन यूपी पर्टिकुलरली। तो मैं खुश तो बहुत हूँ, बट द थिंग इज कि जैसे आदमी हमेशा अपने से और ऊंचा के लिए प्रयास करता है। जी जी, वो तो जीवन का फिर वो भाई जी सर। जीना इसीलिए है कि कुछ ना कुछ बेटर करते रहें, कुछ ना सर कुछ बेटर पावर्ड एम्पावर्ड भी लगता है, क्योंकि कई जगह जब हम जाते हैं ऑफिसेज में, तो हम जैसे अभी पिछले दिनों ही घर गए हुए थे बनारस, जी। तो नगर निगम में जैसे हमने अपनी पोस्ट बताई, तो वो बाकायदा उन्होंने बैठाया, बात की कि कौन से पोस्ट पे हैं क्या है, तो जी। सम्मानित तो सर कहीं कहीं फील होता है। टोल पे मुझे पैसे नहीं देने पड़ते क्योंकि आई एम इन यूनिफॉर्म सर्विस, तो सर कुछ पर्क्स तो गवर्नमेंट देती है आपको, इसीलिए इतना ज्यादा क्रेज भी है इसका। नहीं, कुछ ऐसा भी अनुभव आपने फील किया कि भाई अगर आप जब तक सिलेक्ट नहीं हुई थी तब तक जो है कुछ लोग इग्नोर करते थे बचपन बिल्कुल से कुछ, बिल्कुल। और जैसे ही एकदम से बन गया कि भाई तुम तो मेरी मित्र थी, या फिर मैं सब होता बचपन से है ये, तुम्हारी, आई थिंक ये सबके साथ होता है। हाँ, ये वाला फील किया आपने बिल्कुल सर भी? बिल्कुल। या तो और भी लोग अटैच होने लग जाते हैं, और कुछ तो आपसे डिटैच इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको सोचते रहते हैं आप उनके कॉम्पिटिटर हैं और आप उनसे आगे हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल में भी ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया कि मतलब वो अंदर की चिढ़ होती है लोगों की कि हाँ भाई, हाँ हाँ हालांकि आई ट्राइड नॉट टू शो ऑफ, हाँ। बट स्टिल अगर कोई ऑफेंड हो जा रहा है तो इसमें क्या कर नहीं, कुछ सकते लोग मतलब बैठे बैठे अगर जेलस होने लगे तो भाई उनको क्या ही करा हैं। जाए। यस सर यस सर। तो मुझे सब जैसे हमारे भी बहुत हेटर्स हैं, जबरदस्ती चिढ़ते हैं वो। हाँ कई पता लोग, है। मैंने स्टूडेंट्स से बात करी, वो लोग कहते हैं कि भाई वो वीडियो भी देखते हैं आप ही का है, लेकिन डिसलाइक करके देखते हैं, इवन उसको डाउनलोड करके देखते हैं कि इसको वॉच टाइम भी ना मिले। बिल्कुल। तो ये सब चीजें आप लोग तो मतलब जनरली फेस करते रहते होगे। यस सर, ये ह्यूमन टेंडेंसी है सर, सभी फेस करते हैं, जो थोड़ा बहुत सक्सेस पा जाता है वो आई थिंक वो सभी आदमी लेकिन फेस आपके करते हैं। परिवार वाले जो है खुश होंगे। सब बेहद खुश, बहुत हम्म। ज्यादा खुश। अभी जैसे आप जो है फैमिली वगैरह आपकी वाराणसी में, यहाँ कानपुर वगैरह में पोस्टेड है, तो कोई ऐसा कंसर्न नहीं होता उनको कि अकेले हैं? सर आ जाते हैं, आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते जी हैं। सर। हम्म। कितने घंटे आप एक्चुअली में पढ़ती थी, सही सही बताइएगा? सर जब मैं अनएम्प्लॉयड थी हम्म तो मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ती थी, 10-12 घंटे। तब हम्म मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी थी, हम्म। क्योंकि घर मतलब पे नींद आने लग पढ़ना जाती है। पड़ता है बिल्कुल सर, पढ़ाई इज़ द ओनली वे आउट। भाई, इसीलिए भ्रम में मत रहना। यूपी PSC के आयोग के एग्जाम्स में अगर आपको जाना है, पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि एक दिन भी आप रिलैक्स करेंगे तो आपका अगला कॉम्पिटिटर, आपको 1 मार्क्स से ही आप आउट और इन होते हैं। हम्म। अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत और उसका सही, बस यू आर आउट। जरा सी यस लड़ाई है बस वो। यस। मतलब कई लोग सर मैंने खुद ये एक्सपीरियंस फेस किया है, 18-19 का मेंस मैंने दिया था, मुझे खुद महसूस हुआ कि कहीं कहीं मैं लैग कर गई थी इसके सिलेक्शन के बाद से, इसलिए मैं उतना फोकस नहीं कर पाई थी, एंड इसलिए आई एम नॉट इन दैट फील्ड अभी। यस तो मेहनत कठोर करनी पड़ेगी। नो डाउट अबाउट इट, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। डाउट, मेहनत तो करनी है। और क्वालिटी स्टडी का मंत्र क्या है आपके हिसाब से? क्या होती क्वालिटी स्टडी? सर क्वालिटी स्टडी का मतलब ये है कि आप स्टिक करें कि भाई ठीक है, हमें इतने इतने सोर्सेज ही फॉलो करने हैं। आप जिसका भी सुन ले रहे हैं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, अच्छा वो छोड़ो मैं वो पढ़ता हूँ, कोई थर्ड पर्सन का सुन रहे हैं ये पढ़ रहा हूँ, नहीं, आपको थोड़ा स्टिक करना है। आप थोड़ा एनालिसिस करने में भले आप टाइम निकाल दीजिए थोड़ा, कि क्या अच्छा क्वालिटी मटेरियल है क्या नहीं, लेकिन वंस यू डिसाइड यू स्टिक टू दैट एंड रिविजन। और अपने, मुझे लगता है कि छोटे छोटे नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम, और हाँ, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ को नोट्स बनाएं जो आप भूल रहे हैं। ये नहीं कि अगर आप पूरी बुक लिखने बैठ जाएंगे तब तो फिर टाइम वेस्ट है। नॉलेज ज़्यादा जो है लेना जरूरी है कि एक्चुअली एग्जाम की डिमांड को पूरा करके सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करना जरूरी है? सर नॉलेज नहीं आपका टेस्ट हो रहा है, जो समझदार वही है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। जो क्वेश्चन की डिमांड है आप वो छोड़ के PhD करने लग जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। तो सिर्फ पूछा उतना जा रहा है, पढ़ें जितना जरूरी है। पिन पॉइंटेड पढ़ना है, हिट द बुल्सआई, नॉट बीट अराउंड द बुश। हार्डवर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस और गाइडेंस, इनका कुछ महत्व है जीवन में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सर सीक्वेंस क्या था? हार्डवर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस और गाइडेंस। सर मैं हार्डवर्क और डिसिप्लिन को बराबर रखूंगी जी। फिर है गाइडेंस, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, आप बैल की तरह लगे हुए हैं कुछ भी रटने में, तो वो मतलब नहीं है। गाइडेंस की भी आवश्यकता है बट सेकेंडरी, एंड देन पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा वंस यू एंटर दिस फील्ड। आप फेल हो रहे हैं, आपको लग रहा है आप पास हो जाएंगे, नहीं आप पास हुए, आपको फिर उसी जिजीविषा से, उसी हार्डवर्क से लगना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर छोड़ देंगे तो किसी का क्या जाएगा, यू आर एट लॉस। नहीं, जैसे कई लोग पूछते हैं कि भाई सर हम 3 साल से लगे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें?
क्या करना चाहिए ऐसे लोग को? सर मुझे लगता है कि अगर नहीं हो रहा है तो आपसे बेहतर लोग घुस रहे हैं ना, आपको हम्म बेहतरी की तरफ अपने आप को प्रेरित करना है कि भाई उनका क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। अगर वो आपसे बेहतर होंगे तो ही वो इस फील्ड में घुसे हैं और आप आउट हो गए हैं, तो अपने आप का यू नीड टू रेज योर ओन स्टैंडर्ड। हम्म लेकिन इसमें ये नहीं है कुछ कि जो है अब जैसे आईआईटी वगैरह और इंजीनियरिंग वगैरह के भी कई सारे लोग आने लगे हैं, तो कई सारे बीए वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब तो सीसैट इज जस्ट क्वालिफाइंग। हम्म वो तो मेरा भी मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, मैं सीसैट में मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि जस्ट क्वालिफाइंग है। आप पैसेज कर लीजिए, पैसेज में आप स्ट्रांग हो जाइए, हिंदी के भी तो आते हैं। यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। और जब 10th आप भी बहुत बेसिक लेवल का आता है, मैथ्स भी बहुत 10th के लेवल का आता है। हाँ बहुत बेसिक सी है और वो भी सीसेट में 33% नंबर लाने हैं, जस्ट 5 पासिंग, सब्जेक्ट है, जस्ट हिंदी, पासिंग मार्क्स। इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल, कहीं से तो आदमी कोई ला ही टेबल पे सकता कहाँ बैठा है, लेफ्ट राइट, ये तो कॉमन सेंस की क्वेश्चंस हैं। ये वाली चीज़ तो है। छात्र छात्राओं को तैयारी के दौरान किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, जबकि आजकल सोशल मीडिया में पढ़ने वाली भी चीज़ें हैं। सर सोशल मीडिया एज इन अपने आप को फ्लॉन्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं कहीं आइसक्रीम खाने गया तो फोटो लगा दिया, उसके बाद ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइक्स कितने आए, नंबर ऑफ व्यूज कितने आए, इन हम्म पर्टिकुलर पर्सन ने देखा कि नहीं मेरा वीडियो। हम्म इस चीज़ से थोड़ा दिन आप डिस्ट्रैक्ट रहिए, मतलब थोड़े दिन आप डिस्टेंस रखिए अपने आप को। सिलेक्शन के बाद सारे लोग आपके कदम में होंगे, यू नीड हम्म नॉट वरी अबाउट दैट। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में उतरते हैं तो क्या शुरू से ही प्लान भी रखना चाहिए कि सर बस? एक मुझे लगता है रखना चाहिए, क्योंकि जब मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ यूपीएससी, हम्म तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई थी। हम्म तो कहीं ना कहीं माइंड में रखना चाहिए कि हाँ ये नहीं तो ये, बिकॉज अच्छा, आपको नहीं पता है कि वो जो 700-800 सेलेक्ट हो रहे हैं वो किस लेवल ऑफ माइंड के आ रहे हैं। आप तो लेकिन अपने आप को जब उतरते हैं तो सोचते हैं कि मैं तो भाई राजा हूँ। जी, तो एक थोड़ा ना, मतलब यू नीड टू हैव वन प्लान बी। कुछ लोग कहते हैं कि फिर इससे तो फिर एम डाइल्यूट हो जाएगा कि भाई पहले ही से आप हार मान ले रहे हो, पहले सर ही से। मुझे तो लगता है अगर यूपी के हैं वो स्टूडेंट्स तो जीएस तो कॉमन ही है दोनों में। हम्म आप जीएस की बराबर तैयारी करिए, और अब तो पेपर में से मेंस भी हट गया है, तो अब तो उसके लिए भी आपको कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैसे कुछ पहले होते थे सोशल वर्क टाइप के सब्जेक्ट्स। अब तो ऑप्शनली हटा अब दिया है तो ऑल पूरा। टुगेदर, हाँ, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑप्शनल हटाना एक अच्छा कदम था कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के अगेंस्ट गया ये? सब मुझे तो लग रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है, हम्म सारे लोगों के लिए पांचों पेपर्स क्वेश्चन 6 सेम पेपर रहेंगे। तो अब ये सबके लिए बराबर रहेगा। प्लान बी में जैसे अगर कोई मान लो यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी करे, तो प्लान बी में उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब रखनी चाहिए कि सर कहीं ना बिल्कुल कहीं ही। कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड आल्सो एंड एम्प्लॉयड आल्सो। प्लान बी अगर मान लीजिए आप कह रही हैं बनाना चाहिए, तो प्लान बी में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने स्टेट का तो पीसीएस सोचिए ही सोचिए। ठीक। अगर आप सिर्फ यूपी पीसीएस की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरओ एआरओ भी आप देख सकते हैं, बिकॉज जीएस तो कॉमन टर्म है दोनों के लिए। मुझे मतलब लगता है जो कि भी उससे रिलेटेड है। हाँ, वो कौन सी विशेषता है कि एससीएस को कुछ अलग संस्थानों से मतलब अलग करती है, और आपके चयन में एससीएस की कोई भूमिका है? आपने कुछ भी एससीएस से कभी फॉलो किया? जी सर, मैंने स्टार्टिंग में जो कह दिया था कि आपको मैं फॉलो करती थी, स्पेशली पापा वीडियोस। जी वो जो 17-18 घंटे वाले वीडियोस होते हैं, जी जी वो जी, अभी मैंने भी आते हैं। पार्ट्स में करके और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देखा था। जी काफ़ी ज़्यादा रिवीजन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फॉलो मैंने किया था उसको, एंड एट द एंड टाइम, और स्पेशली इन्वायरमेंट के, इकोनॉमी के वीडियोस, और जो आपके बजट पापा। सेंसस और बजट का आता है, हम्म मैं उसको रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। वैसे सारे पापा वीडियो हमारे 17-18 घंटे के नहीं होते हैं, इस समय 1 घंटे का भी होता है, आधे घंटे का भी नहीं, जब होता है। मैंने किया था तब का। हाँ, पापा वीडियो एक्चुअली टर्म है। अब जैसे पापा वीडियो आपको क्या लगता है, कॉन्सेप्ट के तौर पे बेकार चीज है नहीं, कि? मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है कि हाँ एक कॉम्प्रहेंसिव आपका हो गया, और एक हम्म गाइडेड पर्सन कर रहा है आपको वो गाइड, हम्म तो वो कहीं ना कहीं मोटा मोटी सारे टॉपिक्स को टच कर ही देगा। हम्म तो आप 5 घंटे अगर सोने से पहले खाते टाइम भी अगर आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठता जाता है वो। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए जैसे हमारा एक मिसलेनियस पापा वीडियो होता है, ठीक है, हम्म विविध वाला। हम्म अब वो बनता है 3 से 4 घंटे का, हम्म लेकिन उससे 25 के आसपास सवाल आप प्री में कर सकते हैं। बिल्कुल तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि भाई 4 घंटे कैसे देखा जाए। मेरा सवाल ये है कि भाई आप जो वेब सीरीज वगैरह मिर्जापुर वगैरह आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लोग 12-12 घंटे एक साथ देख डालते हैं, और ये 3-4 घंटे में दिक्कत हो जाती है। आपकी चॉइस है, आप अपना बेहतर करना चाह रहे हैं या जस्ट आप एंजॉय करना चाह रहे हैं, द चॉइस इज योर्स। आजकल का स्टूडेंट कई सारे मैंने देखी है कि बहुत शॉर्टकट वगैरह बहुत ढूंढता है। क्या लगता है आपको कि एक्चुअली जो पीसीएस और आईएएस की तैयारी है, इसमें सेल्फ स्टडी का रोल है कि नहीं है? सर बहुत ज़्यादा है। हम्म मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्रॉपर आईएएस हैं, हाँ मैंने उनको देखा है, द वे दे टॉक इतना पीसफुल लगता ही नहीं है वो किसी हरी में है। हाँ तो जितना आप अपने माइंड को काम रखेंगे ना, हम्म उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। काम और कंपोज रह के बिल्कुल लगातार लगे रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन फिर ये बीच में जो जैसे यूपीपीएससी आयोग का भी जो भी लेटेस्ट में चीजें हुई, सर ये तो अब हमेशा नहीं होता है ना। सिस्टम की वजह से 1 साल स्टूडेंट कह रहे हैं वेस्ट हो गया।
सर वेस्ट हुआ, लेकिन ठीक है, वो दे ऑल्सो वांटेड टू ब्रिंग सम चेंज, नहीं हो पाया तो एक कॉमन ग्राउंड पे उतरे ना कि ठीक है इस बार नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आगे देखें, हो सकता है इसका कोई फायदा भी हो। नॉर्मलाइजेशन अभी तो हम लोग जान नहीं रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली तरीका है, मे बी वो स्टूडेंट के हित में हो, अगर और इतने बड़े स्तर पे हो रहा है तो अहित तो नहीं जाएगी गवर्नमेंट भी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, यस और सर। अगर ये नॉर्मलाइजेशन आगे भी हुआ तो मतलब स्टूडेंट बताएंगे खुद ही कि क्या करना करेंगे वो। ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट, जैसे हमारे SCS के पेड इनिशिएटिव भी चलते हैं, हम फ्री में भी बाकायदा पैरेलली देते रहते हैं, अगर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है तो वो फ्री में दे सकता है। अगर कोई स्टूडेंट शुरू से लेके लास्ट तक, एटलीस्ट यूपी PCS एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग पिछले, अगर आप हमको जानती हैं तो 8-9 साल से पता होगा आपको कि हम यूपी PCS में सबसे ज़्यादा पहले हम ही रहते हैं। तो शुरू से लेके एंड तक अगर कोई यूपी PSC एग्जाम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करना चाहता है, आपको क्या लगता है एटलीस्ट फ्री वगैरह के इनिशिएटिव फॉलो करने चाहिए कि नहीं? मैंने तो फ्री वाला ही किया था, आपके जो पापा वीडियो था मैंने फ्री वाला ही किया था, तो क्योंकि उस समय मैंने 1-2 कोचिंग में भी इन्वेस्ट किया हुआ था, तो मुझे लग रहा था चलो यही देख के आगे बढ़ती हूँ। और टू बी वेरी फ्रैंक, आप वाले से आते हैं क्वेश्चन, तो मुझे तो हुआ था पर्सनली फायदा। हमारे लिए कोई सुझाव कि मतलब हम अच्छी चीजें कर रहे हैं और क्या बेटर कर सकते हैं? सर और आप एक प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें क्वेश्चंस और आंसर कॉपीज अगर आप चेक करें। ऑफलाइन वगैरह? हाँ, ऑफलाइन। ये हम जल्द लाने वाले हैं, क्योंकि सर ऑफलाइन को ऑनलाइन चीजें रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो अगर गाइडेड मिल जाएगा उनको सपोर्ट तो नहीं, अच्छी जैसे बात है। देखिए, अब ऑफलाइन कोचिंग में भी अगर आप चाहे जितनी भी बड़ी कोचिंग ले लें एडमिशन, वहां पे कोई टीचर अगर क्लास ले रहा है तो वो कोई पर्सनल गाइडेंस तो देता ही नहीं है। 200-250 का बैच रहेगा तो कैसे करेगा? हाँ, Yes. ठीक है। अब जैसे हमारे जो पेड ग्रुप होते हैं, हम उसमें एक अलग से पर्सनल डाउट क्लियरेंस कर देते हैं, और उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 घंटे के अंदर आप कभी भी जो है डाउट पूछे तो लोग बताते हैं, क्योंकि बाकायदा उसमें शिफ्ट वाइज में लगाता हूँ टेलीग्राम में। तो ये जो एक्चुअली होता है ना कि एग्जैक्टली जो स्टूडेंट ने मान लो पढ़ा, अगर पढ़ेगा और डाउट तो आएंगे, अगर डाउट नहीं आया इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहा है। बिल्कुल। डाउट आएंगे तो वो तुरंत सॉल्व होने चाहिए, अदरवाइज फिर वो स्टक कर जाएगा। और वो वही गलती एग्जाम में फिर करेगा, क्योंकि उस समय उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ। तो जैसे ये हमारी इनिशिएटिव अच्छा है आपका। एक जो है क्विज चलती है, SCS डेली क्विज, जी जी पिछले 6 सालों से चल जी रही है। सर। उसको फॉलो जो है कई सारे SDM ने भी किया है, DSP ने भी किया है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट वाले लोग किए हैं। ये क्या लगता है, एक अच्छा इनिशिएटिव है? बिल्कुल, बहुत सराहनीय है ये, बिल्कुल सराहनीय है सर। और वो हम उसको मेंटेन भी करते हैं, वो आज से नहीं, वो 6 साल से लगातार चला रहे हैं। अभी भी कई बार रिवेन्यू बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, फिर भी वो बंद नहीं होता है। सर आपने तो विदाउट थिंकिंग अबाउट द रेवेन्यू स्टार्ट किया था, तो ये तो बिल्कुल कमेंडेबल है आपका जॉब जो आपने स्टार्ट किया एक गरीब विद्यार्थी के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता दिल्ली में जाना। जी। सो ऑनलाइन आई थिंक अगर इस तरह से सोशल मीडिया का यूज हो तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। यूपी PSC में अब जैसे यूपी स्पेशल वाला पेपर आ गया है, यूपी स्पेशल आपको क्या लगता है कि मतलब ये जानना जरूरी होता है? अच्छा कदम था ये? सर मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि आप जिस स्टेट का दे रहे हैं उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसके कंट्रीब्यूशन, उसका इकोनॉमी, इकोलॉजी जानना, मुझे लगता है कि ये सराहनीय कदम है। और दूसरी बात है कि 2 पेपर वो रिप्लेस करके ऑप्शनल्स के ये करना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी है और आपका स्टेट के बारे में आपको अपडेट भी है। हाँ, और क्या। आप जो है कुछ फन टाइम थोड़ा बहुत उस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सिर्फ आपके दृष्टिकोण से जीवन क्या है? जीवन ये है कि आप सेटिस्फाइड रहें जो आप कर रहे हैं, और पहले आप ये चुन लें कि हमें सन्मार्ग पे जाना है या जो दुनिया कर रही है उस पे जाना है। यूपी PSC आयोग क्या है? वो एक मीडियम है जिसकी वजह से आप, जैसे कि अभी मेरा ये उद्देश्य है कि मैं सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि एक चैनल है जिसके थ्रू मैं जिस पोस्ट पे बैठूंगी, अगर मेरे पास कोई आए कि आवास की प्रॉब्लम लेके, इरिगेशन की प्रॉब्लम लेके, मैं अगर उसे सॉल्व कर पाऊंगी तो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ उस दिन मुझे लगेगा अच्छे से सॉल्व हुआ। धर्म क्या है? धर्म इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। धर्म ये है कि आप सोचते क्या है कि आप करना चाहते हैं। कई लोग एथिस्ट भी होते हैं, एट द सेम टाइम हिंदू भी होते हैं। तो ये ज्यादातर हिंदुइज्म में क्यों होता है? सर आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये मैंने नॉर्मली पूछा। जैसे एक कार्ल मार्क्स का बड़ा जो फेमस कोट है, रिलीजन इज ओपियम टू द पीपल। और आजकल जो इंडिया की पॉलिटिक्स चलती है, धर्म, जाति, इसके बारे में जो है कई सारे नेताओं के बहुत सारे बयान होते हैं। क्या लगता है आपको, पॉलिटिक्स में बिना कोई स्पेसिफिक रेफरेंस लिए हुए धर्म और जाति लाना जरूरी होता है? सर मैं सोच रही हूँ आगे लाइफ में जब पॉलिटिक्स में घुसूंगी तो मैं इसको आंसर बेहतर कर पाऊंगी कि मेरे ओपोनेंट ये नहीं कर रहे। फिर भी लेकिन कई बार एक नॉर्मल सिटीजन की तरह आप बताइए, नॉर्मल सिटीजन क्या लगता है उसको?
सर मिसयूज अगर आप करना चाहें तो एक साइंस को भी मिसयूज कर सकते हैं, जैसे साइंस इज बून और अ कर्स। हम्म तो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर उसको मिसयूज करके वो किसी और वे में उसको निकालना चाहता है जनता से, हाँ किसी से रिवेंज लेना चाहता है, तो वो उस पर डिपेंड करता अगर आप इस पोस्ट पे आरएफओ पे अंतिम रूप से चयनित नहीं होती तो क्या करती? मान लीजिए नहीं होता है। मैं आपका, लगी रहती, मुझे पता कब था। तक? मुझे पता है कि जो हार्ड वर्क कर रहा है उसकी हार नहीं होगी। नहीं, मान लीजिए आपका 2017 में हुआ, जी नहीं होता, फिर क्या करती? सर, मैं कहीं ना कहीं पढ़ाई से ही रिलेटेड रहती। तो और अच्छा, क्योंकि कुछ क्योंकि पढ़ाती भी? गवर्नमेंट, जी सर, क्योंकि यूपीपीसीएस 40 साल तक जनरल के लिए रखा है, तो मैं अपना जब तक उसका एग्जॉस्ट नहीं कर लेती अटेम्प्ट, मैं नहीं मानती, अच्छा, क्योंकि मतलब पूरा मेरे लास्ट तक माइंड में था करती? सर। यस सर, मेरे माइंड में तो था। तो ये जो जैसे कई सारे स्टूडेंट कई बार ट्रोल वगैरह करते हैं कि ये स्टूडेंट चौथे पांचवें छठे में हो गया, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स को अपने पर्सनालिटी के हिसाब से देखना चाहिए कि भाई अगर आपकी फाइनेंशियली जो है आप नहीं फिजिबल कंडीशन में है तो आप 3-4 साल करो, उसके बाद अपना प्लान बी में कहीं निकल लो। लेकिन अगर आप एक अच्छे खासे जो है वेल ऑफ फैमिली से हैं और आपके पास पूरी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, सारे खर्चे उठाए जा सकते हैं, तो भाई जब तक पैशन नहीं पूरा होता है तब तक लगे रहना है। बिल्कुल। हम्म अगर जो है जैसे आपको क्या लगता है सरकारी तंत्र काम करने के जो नए तरीके हैं या फिर इनोवेटिव जो आइडियाज होते हैं उनको कभी समर्थन करता है सरकारी? इनोवेटिव एज एन? मतलब कुछ अगर आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहें आपके कार्य में, हम्म जो आपके फंक्शन है वो तो आप कर रही हैं, हम्म कुछ आपको लगे कि नहीं आउट ऑफ द बॉक्स ये चीजें होनी चाहिए? सर, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। इनोवेशंस को तो बिल्कुल वेलकम वेलकम किया जाता है। अच्छा। जी सर। जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो करती है सब कुछ? सर, मैंने एक्सपीरियंस किया है। यस सर। हम्म हार्ड वर्क प्लस एफर्ट और डेस्टिनी, इसमें से क्या ज्यादा जरूरी है? पहले हार्ड वर्क। लक का कोई कंट्रोल नहीं है? सर है, मुझे लगता है लक बाद में आता है। अगर 95% आपका हार्डवर्क है, 5% लक। लेकिन आप सिर्फ पहले 5% पे बैठ गए कि लक होगा तो हम कर लेंगे, नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अब जैसे मान लीजिए आप सब कुछ तैयार हो, है ना, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू के दिन कोई ऐसी बात हो गई नहीं पहुंच पाए, तो ये तो लक सिर्फ ही लेकिन होगा। आप मेंस तक तो क्लियर करिए, वहां तक तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम मेंस में हमें नहीं रोकेगा कोई। हाँ, प्री में हम नहीं रोक सकते हैं। कुछ मेरे बैचमेट्स हैं जो जानती हूँ मैं, जो कहते हैं मैं प्री तो मेरा हो जाएगा, मेंस भी मेरा हो जाएगा। हाँ, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आप पे होना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसका आंसर दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। हाँ, तो इतना आप एटलीस्ट हार्डवर्क कर लीजिए हम्म, कि आपको डाउट खुद पे ना हो कि भाई प्री निकलेगा कि नहीं, मेंस निकलेगा कि नहीं। ये नहीं होना चाहिए। लक तो हम्म। 5% देखा जाएगा बाद में। मतलब एक किसी भी स्टूडेंट को और लक सर एक बार खराब हो सकता है, फर्स्ट इंटरव्यू में, सेकंड इंटरव्यू में। हर बार आपका लक फेवर नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। और एक बात आप बताइए कि जो एक स्टूडेंट होता है उसको तो अपनी अंदर की सच्चाई पता होती है बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई कितना हम पढ़ रहे प्रिपेयर्ड है हैं, कितना नहीं है। कितना प्रिपरेशन है, हम्म होने वाला है कि नहीं। जब आप एग्जाम देती थी तो आपको लगता था कि आप हो जाएंगी? सर, जिस बार मेरा मुझे पता होता था कि पेपर नहीं अच्छा हुआ है, उस बार नहीं निकलता था मेरा प्री। अच्छा। इस बार मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ हो तो जाएगा आरएफ प्री। वाले में? जी सर, इनफैक्ट एक दो पहले भी मैंने मेंस दिए हैं, उसके बाद भी मैंने मेंस दिए। प्री तो मुझे पता रहता था कि हाँ इस हम्म बार निकल रहा है और इस बार नहीं निकल रहा है। कट हम्म ऑफ से भी पता चल जाता है। हम्म अराउंड उसी के अराउंड आता है। आपका भी तो आता है एनालिसिस वगैरह। हाँ, हम तो तुरंत सबसे पहले तो सर। मैं तो उस दिन बैठा ही रहता हूँ जी सुबह सर। से लेके। तो वो सब चैनल्स से देख करके समझ में आ जाता है कि कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं। अच्छा, ऑफिसर्स लोग फिल्म वगैरह देखते हैं? जी सर, बिल्कुल। नहीं, कई सब सारे सब आम जनता ही हैं हम। जब हम सीट पे नहीं है तो आम जनता है। तो कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है? सब फेवरेट कहना तो गलत होगा। मतलब एक कोई फेवरेट नहीं है, बहुत सारी मूवीज हैं। एक सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही आई थी, नेटफ्लिक्स पे। हम्म वंस अगेन एक हम्म सर थी, हम्म बहुत अच्छी मुझे लगी। कोई ऐसा मतलब फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस भी है? सर फेवरेट एक्टर वाज इरफान खान। सर इरफान खान कहते हैं कई लोग उनको, बिल्कुल। कि जो है अच्छी जो है पर्सनालिटी थी। सर उनके मतलब ही डजंट लुक लाइक ही इज एक्टिंग, लग रहा है कि वही किरदार ही है वो। नेम से एक मूवी देखिए, तब्बू एंड उनकी। हम्म लगता नहीं है कि वो पर्सन नहीं है, लगता है जी कि जाते थे अपने बिल्कुल किरदार को। बिल्कुल बताइए, अनमैच्ड। पढ़ाई वाले लोग भी उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक अधिकारी को सोशल मीडिया 24 घंटे में से कितना यूज करना चाहिए आपके अनुसार? सर सोशल मीडिया अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाफ एन आवर। इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए? इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा चाहिए। हम्म कई बार हमें ये जीपीएस लोकेशन भेजनी पड़ती है कि अच्छा आप उस लोकेशन पे हैं या नहीं है, सर्वे कर रहे हैं या नहीं है। हम्म तो वो तो चाहिए ही चाहिए। इंटरनेट का यूज़ तो बिल्कुल है। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए आप आधा पौन घंटा करें, क्योंकि उससे ज़्यादा जब आप करते हैं तो आपका माइंड में वही चीज़ें, बैकग्राउंड ऑफ योर माइंड चलने लग जाती है। आजकल कई लोग आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, और वो उनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो नहीं पाती, लेकिन वो यूट्यूब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ मूव कर जाते हैं, मतलब अपना ब्रांड इमेज,
भोकाल, रॉयल एंट्री, हम्म 4 गाड़ियाँ, हम्म ये सब में क्या मतलब लगता है करना चाहिए ये सर अच्छी वो बात है? पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है। मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं जो आईएएस सिलेक्टेड हैं। हुँ, वो उनका अब मैं चैनल पे सर्च भी करती हूँ तो वो नाम कहीं नहीं आता है। हुँ। तो ये अगर आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप भौकाली अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मुझे लगता है मेरे से छोटे पोस्ट वाले भी लोग, कई लोग बहुत अच्छे-अच्छे चैनल्स अपने चला रहे हैं, तो तो वो गवर्नमेंट आपके अलाउ करती है ये सब? सब वो गवर्नमेंट का माध्यम यूज़ नहीं करते हैं ना, कि अपने ऑफिस में बैठ कर के वो नहीं करते हैं ये काम। नहीं, कई लोग करते हैं बाकायदा। और अभी लेटेस्ट में जैसे पूजा खेड़कर वगैरह का केस हुआ, उसके बाद फिर पता चला कई सारे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के जो है सर्टिफिकेट भी फर्जी लगा रहे हैं। तो सर उन पे एक्शन भी तो लिया गया, उनको डिबार एक भी ही कर पे दिया लिया गया। गया है, कई लोग भी सर बचे हैं। उनका अगर प्रूफ हो जाए तो फिर लेकिन ये एक एक अधिकारी को अगर आप देखें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज कि आप एक सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे बिल्कुल, हैं, आप बिल्कुल। खुद एक सरकार है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर सरकार भी एक नॉर्मल सोशल मीडिया वालों की तरह जो है कुछ उछल कूद नाच गाना ये सब करने लगी तो फायदा क्या हुआ फिर? सर वो तो अपनी आपकी गरिमा है, आप कितना मेंटेन करना चाह रहे हैं उसको। अगर आप हम्म जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उस पोस्ट को, तो शायद बदनामी भी कहीं न कहीं होती है उस चीज़ की। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा दिखना ना किसी किसी लोगों की आंखों में खटकता है। बिल्कुल। मीडिया पर्सन की बहुत ज्यादा आंखों में खटकता है। ये बताइए कि जैसे एक व्यक्ति के बारे में कोई आप बताइए जिसने एक्चुअली में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया है, मोटिवेट किया है, जब आप लो टाइम पे होती हैं वो आपको मोटिवेट कर देता है, कौन है वो? सर माय मदर हैज़ ऑलवेज़ बीन माय फ्रेंड। हम्म और मतलब मुझे लगता है कि वो मोर देन फ्रेंड है। तभी आप इंटरव्यू से पहले उनसे बात करी थी? बिल्कुल सर, माय मदर कॉन्फिडेंस। हैज़ ऑलवेज़ बीन अ पार्ट ऑफ। मेरी मम्मी हमेशा सर आप विश्वास नहीं मानेंगे, आयोग पे मेरा मेंस का पेपर था, जी इलाहाबाद आयोग में। जी। उनको शायद कोई समझ गया कि वो टीचर है। मैं एक्चुअली, मेरी मदर टीचर से ही रिटायर हुई हैं, अच्छा शी अच्छा वाज़ अ अच्छा। प्रोफेसर। तो वो पर्सनैलिटी वाइज़ लग नहीं रहा था कि वो किसी की पेरेंट हैं, तो हम्म उनको सोचा गया कि ये टीचर ही कोई जा रही होगी, इन्विजिलेटर होगी, हम्म आके कह रही है छोटू गुड लक। तो सर मेरी मदर हैज़ ऑलवेज़ बीन दैट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ और फॉर मी। फादर? सर फादर रहे हैं, वो थोड़े शांत है, कहते नहीं नहीं इसको इतना प्रेशर नहीं देना है, लेकिन मेरी मम्मी को एक एक चीज़ जाननी होती है कि अभी क्या हो हम्म रहा है, अभी क्या हो रहा है। हम्म सर फादर हैज़ बीन द बैकबोन, हम्म मदर हैज़ बीन माई ब्लड। तो जनरली लड़कियां जो है मदर के ही ज्यादा क्लोज होती हैं। सर ऐसा कोई रूल नहीं है। मेरी मेरी बहन है, वो फादर से ज़्यादा क्लोज है, मैं अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज हूँ। चाहे नहीं, मैंने जो जो भी मतलब अपनी लाइफ में फील किया ज्यादातर जो है लड़कियां फादर। मदर के ज्यादा क्लोज होती हैं क्योंकि वो सेम सेम विचारधारा वाली हो गई। सर कुछ दिन पहले तक तो मैं ये देखती थी कि लड़की फादर से अटैच होती है, लड़का माँ से होता है, तो ऐसा कोई हम्म रूल नहीं है। छात्र जीवन में जो है आपकी क्या हॉबीज रही हैं अभी, कोई शौक वगैरह सर कुछ? पेंटिंग है, मिमिक्री है। मिमिक्री? जी सर। किसकी? सर मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, मैं थोड़ा उनको देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे मेरी लगता है। मिमिक्री करिए। सर ऐसा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हॉस्टल में। और वैसे जो है नियुक्ति पाने के बाद भी कुछ आप करती हैं हॉबीज? जी सर, मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं फोटोग्राफी करती हूँ, अच्छा, म्यूजिक मतलब सुनती हूँ। प्रोफेशनली? सर प्रोफेशनली कैसे? मैं मतलब पार्ट टाइम, जैसे जब जब मुझे लगता है स्ट्रेस ज़्यादा हो गया आज काम का, तो मैं सोचती हूँ आज एक पेंटिंग कर लेती हूँ, तो हम्म मुझे स्ट्रेस बस्टर का वो काम करता है। तो अच्छा। आई थिंक सबकी एक ना एक हॉबी होनी चाहिए। वो हम्म काइंड ऑफ इट एक्ट्स एज अ कोई कुशन। फिजिकल वर्क नहीं कभी? मैं अच्छा, आपका जॉगिंग भी तो जाती हूँ। फील्ड ही वर्क है तो फील्ड वर्क सर, ट्रेनिंग में मैं ट्रेनिंग वाला बताना है आप? चाहूँगी कि 18 महीने की हमारी जो हाँ ट्रेनिंग थी, हाँ उसमें 2 घंटे का होता था। हाँ मॉर्निंग 5 से 6 और हाँ। शाम को 4 से 5। हम्म वो रिगरस एक्सरसाइज कराई जाती थी, और शायद उसी का मतलब असर है कि अभी भी मैं शाम को 6 से। फिजिकली एक सर मैं बिना जॉगिंग किए, बिना वॉक किए मैं रह नहीं पाती हूँ, शाम को मुझे निकलना अच्छा। ही है। और यहाँ पे कैंपस बहुत बड़ा है, तो मैं करती हूँ वॉक। जब आप तैयारी वगैरह कर रही थी तो क्या मतलब पढ़ाई के जो आवर्स होते थे रात में भी पढ़ती थी कि सर दिन मैं में? नाइट आउल थी, मैं रात में ही ज़्यादा पढ़ती थी, अच्छा। क्योंकि उस समय निशाचर। थोड़ा पीसफुल भी रहता है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा होता है, कोई रिंग नहीं कर रहा होता। ये आदत हमारी भी है, आज भी मेरी तो आजीवन की आदत है, मैं डेली 4-5 बजे पहले सो ही नहीं हाँ पाता सर, हूँ। वही मेरी भी थी। इंजीनियरिंग में कई लोग की आदत पड़ जाती है। आपने भी मेरा ग्रेजुएशन? बीएससी था। बीएससी था। अच्छा, तो अभी आप अपने कोई जो है 2 बैड हैबिट्स के बारे में बताइए जो एक्चुअली में आप बदलना चाहती हैं, अभी तक नहीं बदल पाई। बैड हैबिट यही सोने जगने वाला। नहीं, ये चाय की आदत है रात में। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करना हाँ चाहिए हाँ काम, हाँ वो माइंड में ज़्यादा बैठता है। हाँ। और कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेटबैक, मैं अभी तो यहाँ पे बता रही हूँ कि नहीं सेटबैक से आप हताश मत होइए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेटबैक हो जाता है ना, तो मुझे लगने लगता है मैं खुद पे डाउट करने लग जाती हूँ। डिमोटिवेशन हो जाता है। थोड़ा सा हो जाता है मुझे, तो ये तो कैसे चीज़ फिर कवर करती हैं? मैं अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ, कहती नहीं नहीं तुम कर लोगी। हाँ, ये मम्मी मतलब मेन पावर है आपकी। जी। कोई ऐसे 2 सिचुएशन के बारे में बताइए जहाँ आपने, एक तो जो जिसमें बहुत ज़्यादा खुश हुई हो, जीवन भर में उससे ज़्यादा खुशी कभी ना मिली हो, हम्म और एक जो सबसे ज़्यादा दुःख? सर 2018 का मेंस,
मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरा एसडीएम डीवाईएसपी में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इतना अच्छा मींस मेरा हुआ था, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। और खुशी इसका सिलेक्शन आर 17 मतलब वो दोनों जुड़ा आयोग से ही है। सब पढ़ाई माइंड में था शुरू से। यूपीपीएससी के एग्जाम्स के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, जो है बीओ हो, एसीएफ हो, आरएफ हो, कहीं ना कहीं उनके जो ये वाले मोमेंट्स होते हैं ना सर अब आपके हाँ। ब्लड में जब तक वो नहीं घुसेगी ना वो चीज, हम्म। आप उसके लिए पागलों की तरह नहीं कर सकते, वो सनक एक होना चाहिए आपके एक मन में। पैशन मतलब होना बिल्कुल, चाहिए, और बिल्कुल। अभी भी आप पैशनेट हैं, मुझे लगता है So कि आप fingers जाएंगे crossed। जरूर। सरकारी नौकरी के 2 फायदे बताइए। पहले तो सोसाइटी में आपकी इज्जत बहुत ज्यादा हो जाती है कि अरे ये सरकारी नौकरी क्लियर किया है मतलब ये हार्डवर्क किया होगा, हम्म टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म और सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि हमने जो सोचा था वो अचीव कर लिया। अच्छा, नुकसान नुकसान तो मुझे ऐसा सच नहीं लगता। सरकारी नौकरी के हम्म। क्रिएटिविटी नहीं मर जाती है? सर अगर मैं क्रिएटिविटी में, मैं पर्सनली उतनी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं टिकटॉक्स नहीं बनाती हूँ, मैं रील्स नहीं बनाती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं, कहीं ये हैम्पर नहीं क्रिएटिविटी लगता नहीं, है। ये क्रिएटिविटी नहीं। जैसे नॉर्थ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे नॉर्थ इंडिया में जो भी मतलब कुछ भी कोई कर ले, अगर वो सरकारी में नहीं है ना वो नौकरी उसकी, तो उसको लोग जो है हीन दृष्टि से देखते हैं कि अरे सरकारी नहीं है, हाँ, प्राइवेट से किया है। प्राइवेट से किया है। तो ये वाली चीजें जो होती हैं, जबकि आप अगर देखिए आज अपने आस पड़ोस की दुनिया देखिए, तो प्राइवेट में भी लोग बहुत आगे निकल चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इवन और काफ़ी सरकारी इनोवेशंस कमिंग फ्रॉम प्राइवेट। हम्म मुझे जहाँ तक ये लगता है कि अब जैसे मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र रहा हूँ, तो मैं एक इंजीनियर रहा हूँ। मेरे साथ वाले लोग जो है वहाँ पे ये मेंटेलिटी थी कि सरकारी में तो जाना ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि सरकारी में जाएंगे पैकेज कम होगा। सब कुछ जो है सरकार में के हिसाब से करना पड़ेगा। कोई मंत्री हुआ, कोई कुछ हुआ, आप अधिकारी बंधे हैं, हुए हैं वहाँ आप नहीं पे। बोल सकती हैं। लेकिन कई सारे जैसे जो नेता वगैरह हैं, हम्म, क्या पता वो उस पद के जो है लायक भी ना हो और उनके ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हो आपको, कई बार ना चाहते हुए भी। बिल्कुल। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आप बेटर वे से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, लेकिन वो सिस्टम का रूल ऐसा है कि जाना आपको रूल से ही पड़ेगा। तो ये जो है मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी कई जगह थोड़ी सी किल होती है। कहीं कहीं हाँ। हाँ, और कोई लॉस? सब मुझे तो नहीं लगता, मैं तो आई एम सरकारी का तो कंटेंटेड। फायदा ही फायदा है। सब मैं सेटिस्फाइड हूँ। लास्ट में बताइए एससीएस के बारे में कुछ 2 पंक्तियों में जो कहना चाहें आप। मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा था कि ये एक फ्री इनिशिएटिव था जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बहुत फायदेमंद था, कि अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता था दिल्ली जाना, या महंगी कोचिंग्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकता था वो है, और आपके एट द क्लिक ऑफ योर चॉइस, आप कभी अगर पढ़ने का लग रहा है कि बुक से थोड़ा थक गए तो चलो ये देख लेते हैं, एट योर ओन चॉइस आप कभी भी देख सकते हैं। कानपुर में आप हैं कई दिनों से, कैसा लगा कानपुर शहर? कानपुर हैज़ ऑलवेज बीन अ टॉक्ड अबाउट सिटी। ये हमेशा से इंडिपेंडेंस के लिए भी एक ये हब था। यहाँ पे लोग जनरली इस तरह से बात करते हैं, सर मसाला ऐसा दबा बनारस के। में भी है तो मुझे बहुत अंतर नहीं फील होता है। गुटखा कल्चर ये बनारस में भी है तो मुझे बहुत अंतर नहीं लगा अच्छा, कि वो हाँ, मतलब कॉमन है। हाँ मुझे बनारस में भी ऐसा ही है। अच्छा, वहाँ तो पान खाते हैं इनफैक्ट। हाँ नहीं, यहाँ का यहाँ पे जनरली आप अगर नॉर्मली किसी से बात भी करेंगे ना, हाँ रो, हाँ इस हाँ तरह से ही लोग बात ही करते हाँ हैं। हाँ, समझावट है, बटावट है, आवट है। बनारस और कानपुर हम्म। बेटर कौन है? सब ये ऐसे जज नहीं कर सकता। मेरी मेरी तो जन्मस्थली बनारस है, तो मुझे तो स्विट्जरलैंड से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो बनारस ही बेटर लगेगा। वो उससे एक अलग लगाव है। काशी जो है, जैसे अभी तक अगर आप उसके टूरिज्म वगैरह के डेटा देखें, तो अभी तक वो नंबर 1 पे रहा है। हाँ। जनरली लोग क्या करने आते हैं काशी में? वही सब बस। सब काशी में सुकून मिलता है, और एक जो आप सोचते हैं कि रॉ आपको देखने को मिलेगा, वहां पे सर करोड़पति भी लोग हैं तो भी वो लुंगी पहन के वो चाय के पप्पू के स्टॉल पे वैसे ही बैठेंगे विदाउट शो ऑफ। तो ये बहुत अच्छा लगता है। वहां के लोग बहुत चिल हैं, जो चिल कल्चर अब आया है ना, वहां के लोग एक्चुअली चिल हैं। अच्छा, कहीं आप जा रहे हैं, का मर्दे स्कूटर पर भिड़ गई, कौनो बात नहीं, जावा। तो ये वाला जो चिल कल्चर है ना, मुझे वो सर बहुत अट्रैक्ट क्या, मुझे बहुत दिल में मेरे बसा हुआ है कि नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है वहाँ के लोग, बहुत कूल हैं। यहाँ के लोग कानपुर के? सर मैं ज़्यादा यहाँ ट्रेवल ही नहीं की हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली बनारस में भी रहा था, मैं 4-5 दिन वहाँ पे। तो मैंने एक चीज ये फील करी कि वहाँ पे लोग बहुत खुश रहते हैं। बनारस में ना कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई किसी चीजों में तल्लीन है, मतलब कोई सर ऐसे वहाँ कुछ। सर मल्लाह भी आपको उतना ही खुश मिलेगा जितना एक करोड़पति खुश मिलेगा। हाँ, तो वहाँ क्यों ऐसा होता है?
सर मुझे तो लगता है वहाँ की धरती में ही कुछ ऐसा है कि वो आपको प्रसन्न बना देता है। वो बाबा भोले की नगरी है और वो प्रसन्न रहते थे। उनको हम्म हीरे जवाहरात से मतलब नहीं था। वो भांग खा कई के सारे खुश जो है रहते थे। मान्यताओं के हिसाब से जो है पूरा ब्रह्मांड भी काशी के ऊपर ही टिका हुआ है। त्रिशूल पे जो जो हाँ बीच वाला पार्ट है उसमें हाँ। कहा जाता है कि उसमें ना कभी बाढ़ आती है, ना कभी प्रलय आता है, ना कभी भूकंप। प्रलय तो नहीं आएगा, मतलब ऐसा हम्म कहा जाता है कि प्रलय नहीं आएगा, भूकंप भूकंप। तो बहुत चिल हम्म हैं सर वहाँ के लोग। हम्म अ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार सब जो काशी नहीं गया है वो प्लीज जाए वहाँ, वहाँ की मस्ती देखे। क्या अच्छा वहां पे है क्या क्या चीजें, जैसे एक तो मंदिर हो गया, विश्वनाथ बाबा का मंदिर हो गया, गंगा घाट है, गंगा घाट हो गया, आरती संकट हो मोचन गई, मंदिर है। गंगा आरती। संकट मोचन मंदिर है। सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी BHU, बनारस हाँ हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। तो बीएचयू वगैरह में ऐसे कोई भी जा सकता है घूमने? सर क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल है तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अच्छा। कॉलेजेस जो पर्टिकुलर कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि MBA हम्म का है या इंजीनियरिंग का है, वहाँ पे गेट पे एंट्री पे ब्लॉक्ड है, हम्म अदरवाइज एंट्री इज ओपन फॉर ऑल। इंडिया में इतने सारे लीडर्स हैं, कोई लीडर आपको इंस्पायर करता है? सर अभी तो ऐसा लीडर का नहीं सोचा। हाँ सर, अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा। वैसे जो पॉलिटिशियन, लेकिन उन पे बड़े आरोप भी हैं और बड़ा जो है बीच में सर जब चीजें तक भी। कुछ प्रूव ना हो जाए तब तक वी कैन नॉट हम्म से। और हम्म हर के किसी न किसी के मतलब प्लस एंड माइनस सबके होते हैं। हम्म तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल सही है या गलत है। आपने पूछा कि कौन पसंद है तो मैंने बताया। सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। बिल्कुल सर। जैसे जो यूथ होता है आजकल का, तो मैंने देखा है अक्सर कि जैसे उनके जो हीरोज होते हैं ज़्यादातर या तो बॉलीवुड वगैरह के लोग होंगे, या फिर क्रिकेटर। हाँ जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं, नेता वगैरह नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर नेता को ऐसा मान लिया जाता है कि ये कुछ करप्शन करके आया होगा। हम्म माना जाता है ऐसा। अब हम्म जब तक वो प्रूव ना हो जाए तब तक वी कैन नॉट कमेंट अपॉन एनीवन। हम्म चलिए, इसी के साथ जो है प्रज्ञा द्विवेदी जी का ये जो है इंटरव्यू समाप्त करते हैं। बाकी आरएफओ, एसीएफ, आईएफएस से रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, इस वीडियो में कमेंट आप ज़रूर करिएगा। मैम आप प्लीज़ आंसर दीजिएगा अगर हो सके तो। बिल्कुल आई ट्राई। जो भी आपके मतलब अधिकार क्षेत्र में हो, जो भी चीज़ें, जैसे कई सारे लोग तैयारी वगैरह के लिए भी क्या पता कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई और कि भाई क्या कोई अंदर की बातें, कोई ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड कोई और चीज़ें, हो सके तो एक बार जरूर आई ट्राई दे माय बेस्ट। दीजिएगा। आपका जो है थैंक यू सर। स्टडी फॉर सिविल सर्विस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।